हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ। अध्याय 481 ब्रैडफोर्ड और ब्रेडिया के बीच शीत युद्ध। ब्रैडफोर्ड और ब्रेडिया के बीच शीत युद्ध। शिक्षक ओलिविया खुशी से भर गई थी, लेकिन जल्द ही माइकल ने उसकी आंखों में थोड़ी परेशानी देखी। या मुझे आपको आपकी महारानी कहना चाहिए, ओलिविया ने मजाक किया। माइकल मुस्कुराया और उसकी पीठ पर धीरे से थपथपाया। मुझे राजा वाली बात ज्यादा पसंद नहीं है, उसने क्लेयर की हवेली की ओर चलते हुए कहा जो लोगों से गुलजार थी। शिक्षक, मुझे लगा कि आप 18 महीने के लिए चली जाएंगी। क्या आपको निकाल दिया गया? उसने अपनी बड़ी गोल आंखों से उसे उत्सुकता से देखा। जीश, तुमने ऐसा क्यों सोचा? वे तुम्हारे शिक्षक के कौशल से प्रभावित हो गए और उसे जल्दी छुट्टियां दे दीं। किसी तरह ओलिवा को नहीं लगा कि वह मजाक कर रहा है, हालांकि उसने ऐसा कहा जैसे वह मजाक कर रहा हो। अरहम, एक पल के लिए ओलिविया ने अपनी आवाज़ खींची, जैसे कि वह अपने मन में शब्दों की तलाश कर रही हो। शिक्षक, आप यहाँ कब तक रहेंगे? माइकल ने पूछा। ओलिविया से बात करते हुए वह उन छात्रों का अभिवादन करने से नहीं चूका जो उससे बात करने के लिए बेताब थे। माइकल ने जिस किसी को भी मुस्कुराते हुए देखा वह खुशी से कांप रहा था। वे बहुत खुश थे। सिर हिलाने और पीठ थपथपाने जैसे सरल इशारे ने उनके दिलों में माइकल की छवि को अगले स्तर तक बढ़ा दिया। माइकल के लिए सिर्फ चलकर छात्रों का अभिवादन करके बदमाश अंक प्राप्त करना बहुत अच्छा लगा। उसने कुछ भी बुरा नहीं किया, फिर भी उसे बहुत सारे बुरे अंक मिल रहे थे। 1 महीने या उससे ज्यादा। उसने अचानक अपने कदम रोक दिए जब माइकल ने उसे पिल्ला जैसी आंखों से देखते हुए देखा। क्या आप जज के तौर पर अल्कमी टूर्नामेंट में आएंगे? माइकल उसके अनुरोधों से हैरान था। उसने अपनी भौहें सिकुड़ी। अल्कमी टूर्नामेंट? ये तो महीनों पहले होना था, है न? ओलिविया ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन उन्होंने किसी कारण से इसे स्थगित कर दिया है। यह अगले हफ्ते शुरू हो रहा है और गिल्ड मुझे बहुत सारे पत्र भेज रहा है जिसमें मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या आप जज के तौर पर टूर्नामेंट में आ सकते हैं। माइकल खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। क्या बदल गया? मुझे याद है कि उन्होंने मुझे टूर्नामेंट में एक प्रतिभागी के रूप में आने के लिए कहा था, न कि एक जज के रूप में। माइकल ने फिर से चलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि किसी तरह की गड़बड़ी हुई है और किसी ने गलत निमंत्रण लिखा है। सच में? माइकल ने इस शब्द को ऐसे घसीटा जैसे वह अंदर ही अंदर हंस रहा हो। उन दोनों को पता था कि यह एक सरासर झूठ के अलावा कुछ नहीं था। कोई गड़बड़ी या गलती नहीं थी। वे इतने अहंकारी थे कि उन्होंने अपने साथी जज के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया जो उनकी उम्र का एक अंश था। अब जब उन्हें पता चला कि उसे मेजरोंक में भर्ती कराया गया है तो वे बस उसका पक्ष लेना चाहते थे। इसमें मेरा क्या हित है? और अगर मेरी याददाश्त सही है तो आप छात्रों के एक समूह को प्रशिक्षित कर रहे थे। हाँ, मैं अभी भी उन्हें प्रशिक्षित कर रहा हूँ और आपके पहले प्रश्न का उत्तर एकवा नीलामी टोकन है। यही आपको मिलेगा शिक्षक, यदि आप जज के रूप में आना चुनते हैं। वह क्या है? माइकल ने पूछा। उसे नहीं पता था कि एकवा टोकन आखिर होता क्या है, लेकिन ओलिविया के चेहरे पर नज़र डालकर उसे एहसास हुआ कि यह एक बड़ी बात हो सकती है। चूंकि नीलामी ऐसी जगहें थीं जहां उसे कुछ बहुत शक्तिशाली कलाकृतियां मिल सकती थीं, इसलिए वह कीमिया गिल्ड के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए ललचा गया। मुझे आश्चर्य क्यों नहीं हो रहा है? उसने अपने शिक्षक की दुनिया में क्या हो रहा है इस बारे में जानकारी की कमी के बारे में सोचते हुए आह भरी। आपने फीनिक्स मैनर नीलामी के बारे में सुना है शिक्षक? माइकल ने सिर हिलाया। वह उस जगह को कैसे भूल सकता है? वहां उसकी मुलाकात अपने पिशाच मित्र से हुई और उस समय लॉर्ड जूलियस, जो एक कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेज योद्धा था, ने उसकी जान को खतरा बताया। खैर, फीनिक्स मैनर नीलामी एकवा नीलामी की तुलना में एक भिखारी है। ये दुनिया की सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी नीलामी में से एक है। यदि आप वास्तव में नीलामी में वस्तुओं के लिए बोली लगाना चाहते हैं तो टोकन ही एकमात्र तरीका है। लोग टोकन पर अपना हाथ पाने के लिए लाखों का भुगतान करेंगे। तो यह नीलामी वास्तव में कहाँ होगी? अवोर महाद्वीप में किंगडम अलारा। अब तक माइकल केवल एक न्यायाधीश के रूप में जाने के लिए लुभाया गया था, लेकिन ये सुनने के बाद कि नीलामी अवोर महाद्वीप में होगी, उसने कीमिया गिल्ड के निमंत्रण को स्वीकार करने का फैसला किया। वह हमेशा सबसे शक्तिशाली और सबसे अमीर महाद्वीपों की जांच करना चाहता था, लेकिन उसे अब तक मौका नहीं मिला। कब? माइकल ने पूछा। अगर यह मेजरोंक से पहले होता तो उसे समय की चिंता नहीं होती। अब उसे चिंता करनी ही थी क्योंकि उसे केवल 45 दिन का अवकाश मिला था। आज से 2 सप्ताह बाद, और यात्रा के समय के बारे में चिंता मत करो शिक्षक। टोकन में एक रून है जो आपको सीधे अलारा में उस टोकन को सौंपे गए कमरों में से एक में टेलीपोर्ट कर देगा। आप एलिया को अपने साथ ला सकते हैं और एलिया के बारे में बात कर सकते हैं। ओलिविया ने एलिया को खोजने के लिए इधर उधर देखा। ओलिविया या किसी और के लिए घोस्ट को उसकी दूसरी परछाई के बिना अकेले देखना दुर्लभ था। देखना बंद करो, वह अभी भी एकांत में है। हे, ओलिविया ने अपनी आंखें मूंदते हुए हंसते हुए कहा। वह उस बात को भूल गई जो उसे एक पल के लिए परेशान कर रही थी।
क्लेयर की हवेली के रास्ते में दोनों ने कीमिया पर चर्चा की और जब वे हवेली में दाखिल हुए तो उन्होंने क्लेयर को सिंहासन जैसे सोफे पर बैठे और अपने मध्य युग के कई पुरुषों और महिलाओं से बात करते हुए देखा। उसका एक पैर दूसरे पर था और वह रानी की तरह डरावनी लग रही थी। ये तुम्हारी समस्या है। मैं चाहता हूं कि धान के बीज तय तिथि पर डिलीवर हो जाएं। क्लेयर की भौहें ऐसे उठी मानो वे तलवारों की जोड़ी हों। उसकी आवाज़ और व्यवहार बेहद प्रभावशाली थे, जिससे माइकल ने उसकी सराहना की। अगर मैंने आप में से किसी से एक और डाकू हमला या स्टॉक खत्म होने का बहाना सुना तो मैं व्यक्तिगत रूप से आप में से हर एक पर पूरे सनराइज संप्रदाय का क्रोध बरसाऊंगा। माइकल जहां खड़ा था वहां से लोगों को कांपते हुए देख सकता था। अपनी उग्र अवस्था में क्लेयर ने हॉलवे में खड़े घोस्ट को नोटिस करना भूल गई। आप क्या कर रहे हैं लॉर्ड सिरिल? क्लेयर ने अपनी नज़रें अपने ठीक बगल में बैठे लोगों पर घुमाईं। आपने ब्रैडफोर्ड के बजाय केथेन को काम करने के ठेके क्यों सौंपे? जहां तक मुझे याद है आपने हमेशा ब्रैडफोर्ड के लोगों को काम पर रखा था, केथेन को नहीं। आपके निर्णय के कारण सैकड़ों लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। ओलिविया कांपने लगी। संप्रदाय में हर कोई घोस्ट के मेजेरोथ से वापस आने से पहले ब्रैडफोर्ड की स्थिति को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। वे सभी डरे हुए थे कि अगर घोस्ट को पता चल गया कि ब्रैडफोर्ड में क्या हो रहा है तो वह कैसे प्रतिक्रिया देगा। क्लेयर और बुजुर्गों ने स्थिति को छिपाने की कोशिश नहीं की, लेकिन वे उसे या एलिया को शामिल करने के बजाय खुद ही स्थिति से निपटना चाहते थे। संप्रदाय नेता क्लेयर, क्या हम कमरे में हाथी को संबोधित कर सकते हैं? हम यहाँ ब्रैडफोर्ड और ब्रेडिया के बीच शीत युद्ध के कारण हैं। हमारे हाथ बंधे हुए हैं। संप्रदाय नेता क्लेयर, हम राजा ब्रेडिया और घोस्ट को दुश्मन नहीं बना सकते। वह राजा है, तुम्हारे लिए राजा भूत। क्लेयर ने ठंडे स्वर में भूरे बालों वाले आदमी को सुधारा। क्षमा करें संप्रदाय नेता, हम राजा ब्रेडिया या राजा भूत को दुश्मन नहीं बना सकते। हमने भले ही केथेन को काम दे दिया हो, लेकिन हम ब्रैडफोर्ड के लोगों को खनन का ठेका देंगे, यही काफ़ी होगा ना? उस आदमी ने यथासंभव विनम्र और विनम्र लगने की पूरी कोशिश की। ब्रैडफोर्ड के लोग खनिक नहीं हैं लॉर्ड सिरिल, वे किसान और मछुआरे हैं। इसके अलावा ब्रेडिया और ब्रैडफोर्ड के बीच की सीमा पर खदानें हैं। मुझे आपको ये याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि कितने पुरुष और महिला ब्रेडियन सैनिकों को कुछ ऐसे झूठे अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया जो उन्होंने पहले कभी नहीं किए थे। माइकल शांति से उसकी बातें सुन रहा था। उसकी शांति ने ओलिव को डरा दिया क्योंकि वह जानती थी कि किसी भी भयानक तूफान से पहले हमेशा शांति होती है। इसलिए हम आपको राजा ब्रेडिया के साथ शांति वार्ता करने और इस मामले को सुलझाने की सलाह देते हैं। संप्रदाय नेता क्लेयर, हमें ऐसा लगता है कि हम ब्रेडिया और ब्रैडफोर्ड के बीच रस्साकशी में फंस गए हैं। सिरिल के बगल में बैठी काले बालों वाली महिला ने क्लेयर से विनती की, जबकि वे सभी अपना सिर हिला रहे थे। 3 दिनों में राजा ब्रेडिया राजकुमारी कैथरीन और एंड्रू विंस्टन के बीच सगाई का जश्न मनाने के लिए एक समारोह आयोजित करेंगे। अगर तुम चाहो तो। लॉर्ड सिरिल ने अपनी बात पूरी नहीं की क्योंकि उनके शब्द धीरे धीरे खत्म हो गए। वे व्यापारी थे जिनके दोनों राज्यों में कई संपर्क थे। उन संपर्कों के जरिए उन्हें पता चला कि राजा ब्रेडिया ने ब्रैडफोर्ड से किसी को भी आमंत्रित नहीं किया है, शिष्टाचार के लिए भी नहीं। इस प्रकार वे व्यावहारिक रूप से क्लेयर को बिना बुलाए जाने और उसके साथ शांति वार्ता करने के लिए कह रहे थे, जिसमें राजा ब्रेडिया और उसके आदमियों द्वारा उसकी स्थिति की परवाह किए बिना अपमानित या अपमानित किए जाने की सबसे अधिक संभावना थी। मेरे लिए उपस्थित होना अधिक उचित है। क्लेयर सिरिल को जवाब दे पाती, इससे पहले ही हॉल में एक और आवाज़ गूंज उठी। वे सभी उस दिशा में अपना सिर घुमाते हैं जहां से आवाज़ आ रही थी और देखते हैं कि घोस्ट उनकी ओर आ रहा है। उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस होती है और वे तुरंत खड़े हो जाते हैं जैसे कि उनकी सीटों में आग लगी हो। घोस्ट, क्लेयर ने उसे देखते ही अपना दबंग व्यवहार खो दिया। उसके ठंडे चेहरे पर कान से कान तक एक बड़ी मुस्कान उभर आई। वह लगभग गले लग गई, लेकिन सौभाग्य से उसने केवल उसके हाथों को दबाकर खुद को रोक लिया। राजा भूत, महामहिम। कुछ लोगों ने उसे राजा कहकर संबोधित किया, जबकि कुछ ने सदमे और आश्चर्य में महामहिम कहा। उसके प्रकट होने के बाद उनके कंधों पर दबाव 1000 गुना बढ़ गया। उन्हें लगा कि क्लेयर तब तक प्रभुत्व जमा रही है जब तक वह प्रकट नहीं हुआ। संप्रदाय नेता क्लेयर, आप अच्छी लग रही हैं। स्थिति से निपटने से पहले माइकल ने क्लेयर को मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। उसने क्लेयर का हाथ पकड़ा और उसे सोफे पर बैठा दिया। ओलिविया क्लेयर के बगल में खड़ी होकर ये देखने के लिए इंतजार कर रही थी कि वह व्यापारियों से कैसे निपटने जा रहा है। ब्रैडफोर्ड की वजह से आपको जो मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं, उसके लिए मुझे खेद है। यहाँ आने के लिए धन्यवाद देवियों और सज्जनों। मैं व्यक्तिगत रूप से राजा ब्रेडिया से मिलूंगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा। माइकल ने सब कुछ शब्द पर जोर दिया। उसके शब्दों से उन्हें आश्वस्त होना चाहिए था। इसके बजाय वे सभी कांप उठे क्योंकि वे शब्द युद्ध की घोषणा की तरह लग रहे थे। ओलिविया, कृपया इन महिलाओं और सज्जनों को बाहर का रास्ता दिखाएं। देवियों और सज्जनों, ओलिविया ने व्यापारियों को अपने पीछे आने का इशारा किया। व्यापारियों ने अब और रुकने की हिम्मत नहीं की।
वे क्लेयर और घोस्ट को पीछे छोड़कर बाहर भाग गए। जब व्यापारी हॉल से चले गए और ओलिविया वापस आ गई, तभी माइकल क्लेयर के बगल में सोफे पर बैठ गया। तो राजा ब्रेडिया ब्रैडफोर्ड को परेशान कर रहा है ना? कुछ लोग कभी भी किसी ऐसी चीज को नहीं छोड़ते जो उन्हें छोड़ देनी चाहिए, है ना? माइकल के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक ठंडी जानलेवा नजर उभर आई। हालांकि अगर आप एंटी हीरो विद ए सिम्बियोट सिस्टम AHSS नहीं पढ़ते हैं तो आप HBS में कुछ भी मिस नहीं करेंगे, लेकिन मैं दृढ़ता से सभी को इसे पढ़ने की सलाह देता हूं क्योंकि AHSS HBS के समानांतर ब्रह्मांड में सेट है और आपको माइकल और HBS ब्रह्मांड की अंतर्दृष्टि के साथ साथ बैज सिस्टम की उत्पत्ति के बहुत सारे संदर्भ दिखाई देंगे। अध्याय 482 सगाई समारोह। आए ओलिविया माइकल के सामने सोफे पर बैठ गई। वह पीछे की ओर झुका, अपना सिर मुट्ठी पर टिकाए हुए। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब कुछ नियंत्रण में है, क्लेयर ने धीरे से कहा। अगर मैंने कुछ ढीले छोरों को बांधा होता तो चीजें बेहतर हो सकती थीं। माइकल के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सेक्ट लीडर क्लेयर, वास्तव में क्या हो रहा है? मुझे सब कुछ बताओ। उसकी निगाहें ठंडी हो गईं क्योंकि क्लेयर के पास ब्रैडफोर्ड में जो कुछ भी हो रहा था उसे छिपाने की कोई ताकत नहीं थी। इसके अलावा उसने उन पर राज्य का भरोसा किया था, इसलिए क्लेयर को पता था कि वह सच्चाई जानने का हकदार है। गहरी सांस छोड़ते हुए क्लेयर और ओलिविया ने पिछले 3 महीनों में सामने आई घटनाओं का वर्णन करना शुरू किया। लगभग 15 मिनट बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट समाप्त की और घोस्ट से किसी तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद की, जिसने सब कुछ सुन लिया और कोई भावना नहीं दिखाई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या सोच रहा था या उसके दिमाग में क्या चल रहा था। क्लेयर और ओलिविया की बात सुनने के बाद माइकल को एहसास हुआ कि उसे ब्रैडफोर्ड के बारे में अज़ाज़ेल से कोई रिपोर्ट क्यों नहीं मिली। बाहर से ब्रैडफोर्ड हमेशा की तरह चल रहा था, हालांकि अंदर राज्य धीरे धीरे मर रहा था और क्लेयर ही थी जो सनराइज संप्रदाय के खजाने का उपयोग करके राज्य को जीवित रख रही थी। क्लेयर के अनुसार व्यापारी कंपनियां जो बैरन टोटोंक के साथ व्यापार करती थीं, उन्होंने अपना व्यापार बंद कर दिया। इसके अलावा ब्रेडिया के विभिन्न कुलीन परिवार जिनके पास व्यवसाय थे, उन्होंने ब्रैडफोर्ड के लोगों को निकाल दिया और ब्रैडफोर्ड में उत्पादित मछली और कृषि उत्पाद खरीदना बंद कर दिया। सरल शब्दों में, उन्होंने ब्रैडफोर्ड को ब्लैकलिस्ट कर दिया। 3 महीनों में ब्रैडफोर्ड ने अधिकांश राजस्व धाराओं को खो दिया था। इस प्रकार क्लेयर और एल्डसेंड्रा को लोगों को भूख से मरने से बचाने के लिए संप्रदाय के खजाने तक पहुंच बनानी पड़ी। अगर यह पर्याप्त नहीं था तो ब्रेडियन सैनिक अपनी सीमाओं के माध्यम से ब्रैडफोर्ड में आने वाले किसी भी व्यक्ति पर बेतुका कर लगा रहे थे और साथ ही ब्रैडफोर्ड के नागरिकों को ऐसे झूठे अपराधों के लिए गिरफ्तार कर रहे थे जो उन्होंने कभी किए ही नहीं थे। इस वजह से नए व्यापारियों और रईसों ने ब्रैडफोर्ड जाना बंद कर दिया और ब्रैडफोर्ड के नागरिकों ने काम के लिए ब्रेडिया की यात्रा करना छोड़ दिया। यहाँ तक कि हेड्स की आय भी ब्रेडिया से प्रभावित हुई। माइकल को संदेह था कि ब्रेडिया के कुलीन लोग पिछले 3 महीनों में हेड्स में बहुत ज्यादा गए होंगे। क्लेयर ने यह भी बताया कि कुछ प्रमुख कुलीन परिवार ब्रैडफोर्ड छोड़कर चले गए और उनके लिए काम करने वालों की नौकरी चली गई, जिससे बेरोजगारी की खाई और चौड़ी हो गई। कुल मिलाकर ब्रैडफोर्ड पर बहुत ज्यादा दबाव था। अगर क्लेयर ने कम कुलीन लोगों और नए व्यापारियों के साथ सौदे नहीं किए होते तो राज्य की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई होती। हालांकि क्लेयर और सैंड्रा जादूगर नहीं थे जो चमत्कार करके अर्थव्यवस्था को तुरंत ठीक कर सकते थे। ब्रैडफोर्ड के नागरिकों के लिए नए राजस्व स्रोतों और नई नौकरियों के बिना राज्य अंततः डूब जाएगा। ओलिविया, माइकल ने ओलिविया की ओर देखा। तुम्हारे पिता के ब्रेडिया में संपर्क है ना? ओलिविया ने सिर हिलाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह क्यों पूछ रहा था। मुझ पर एक एहसान करो और उससे पूछो कि क्या राजा ब्रेडिया का ब्रैडफोर्ड की स्थिति से कोई लेना देना है। ओलिविया की जगह माइकल ने एक और आवाज़ सुनी। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि रिकी और डैनियल हॉल में प्रवेश कर रहे हैं। माइकल उनके परिवर्तन से प्रभावित हुआ। दोनों ने काले वस्त्र पहने थे और उनके कंधे तक के बाल बड़े करीने से कटे हुए थे। उनके बाल चमकदार दिख रहे थे, बिल्कुल उनकी त्वचा की तरह। आखिरकार वे दोनों पर्याप्त साधना स्तर पर पहुंच गए। अपनी एक्स-रे आंख के कारण वह देख सकता था कि रिकी कोर फॉर्मेशन स्तर 2 पर था जबकि डैनियल स्तर 3 पर पहुंच गया था और अगले स्तर तक पहुंचने से बस कुछ महीने की साधना दूर था। हमें उस मास्टर घोस्ट के बारे में कुछ जानकारी है। रिकी और डैनियल ने अपनी पीठ झुकाई और गहराई से झुके। उनके लिए घोस्ट उनका भगवान था। उनके झुकने के तरीके से उनके प्रति उनकी श्रद्धा स्पष्ट थी। सेक्ट लीडर क्लेयर, लेडी ओलिविया। फिर उन्होंने घोस्ट की ओर अपनी नज़रें घुमाने से पहले ओलिविया और क्लेयर की ओर झुककर प्रणाम किया। हमें आपकी अनुमति चाहिए थी लेकिन आप यहाँ नहीं थे मास्टर घोस्ट, इसलिए कृपया हमें लॉर्ड इन्फॉर्मेशन से यह जानकारी खरीदने के लिए माफ़ करें। अपनी कलाई के एक झटके के साथ डैनियल ने अपनी स्पेस रिंग से एक सिल्वर चर्मपत्र निकाला। क्लेयर ओलिविया के रूप में आश्चर्यचकित नहीं थी क्योंकि वह जानती थी कि वे ऐसा कुछ कर सकते हैं। हालांकि डैनियल और रिकी ने संप्रदाय से संबंधित चीज़ों का भी ध्यान रखा, लेकिन वे अंततः घोस्ट के अनुचर थे। इसलिए क्लेयर जानती थी कि उन्हें यह बताना उसका काम नहीं था कि वे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं।
तो अब दोनों ने पहल की। अच्छा हुआ, मुझे वह पसंद है। रिकी ने कान से कान तक मुस्कुराया क्योंकि यह उसका विचार था कि माइकल के सिक्कों का उपयोग करके ब्रैडफोर्ड की स्थिति के बारे में लॉर्ड इन्फॉर्मेशन से जानकारी खरीदी जाए। डैनियल घोस्ट के सिक्के लेने के लिए अनिच्छुक था, लेकिन रिकी ने उसे मना लिया कि मास्टर घोस्ट को पहल करना पसंद है। जैसा कि रिकी ने कहा, माइकल को उनका काम पसंद आया। वह हमेशा चाहता था कि उसके अधीनस्थ हमेशा उसके आदेशों और मार्गदर्शन की तलाश करने के बजाय उसकी बेहतरी के लिए अपने दम पर काम करें। चर्मपत्र में पिछले 3 महीनों के लिए राजा ब्रेडिया की सभी बैठकें थीं। चर्मपत्र पढ़ने के बाद माइकल ने चर्मपत्र क्लेयर को सौंप दिया। संप्रदाय नेता क्लेयर, देखें कि क्या ये वे लोग थे जिन्होंने ब्रैडफोर्ड को अपना समर्थन वापस ले लिया था। माइकल को ये स्पष्ट था कि राजा ब्रेडिया ही हर चीज़ के पीछे था। फिर भी माइकल ने तुरंत हिंसा का सहारा लेने के बजाय स्थिति को शांति से संभाला। क्लेयर ने चर्मपत्र पर अपनी नज़र डाली और अंदर देखा। कुछ पलों के बाद उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वह ये बात गहराई से जानती थी, फिर भी एक ठोस सबूत को देखना अजीब लग रहा था। इस सूची में शामिल हर एक व्यक्ति या तो राज्य छोड़कर चला गया या अचानक से हमारे साथ काम करना बंद कर दिया, क्लेयर ने कहा। मुझे नहीं लगता कि हमें इस बात के और सबूत की ज़रूरत है कि राजा ब्रेडिया ही हर चीज़ के पीछे है। भूत, कोई भी जल्दबाजी न करो, हम उससे इस बारे में बात कर सकते हैं, क्लेयर ने जल्दी से उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, इससे पहले कि चीज़ें बिगड़ें। भले ही हम जानते हों कि वही तार खींच रहा है, हम कुछ भी साबित नहीं कर सकते, गुरु। यह एक नाजुक स्थिति है जिससे बहुत सावधानी से निपटना होगा, ओलिविया ने माइकल को अपने विचार बताए। क्या आपको लगता है कि मैं जल्दबाजी और अनुचित हूँ? माइकल ने दोनों लड़कियों से पूछा। जब उसने डैनियल और रिकी को देखा तो उन्होंने तुरंत अपना सिर हिलाया, बिना कुछ कहे उसे बताया कि वह दोनों में से कोई नहीं है। अगर कोई अनुचित और जल्दबाजी वाला था तो वह राजा ब्रेडिया था। उसने ही अपनी बेटी की शादी टूर्नामेंट जीतने वाले से करने का फैसला किया था। मैंने वह जीत लिया और मैं उस राजकुमारी से शादी नहीं करने वाला था, भले ही मैं हाँ कह सकता था, कोई भी आंख नहीं झपकाता। रिकी और डैनियल ने माइकल से सहमति जताते हुए अपना सिर ऊपर नीचे हिलाया। जब मैंने राजकुमारी को अस्वीकार किया तो मैं पूरी तरह से उचित और यदि नहीं तो उदार था। अब राजकुमारी कैथरीन को अपने प्यार से शादी करने का मौका मिला और राजा ब्रेडिया को अपनी बेटी को खुश देखने का मौका मिला। ये सब मेरे किए की वजह से हुआ। ओलिविया घोस्ट से सहमत थी। वह अपने जीवन में सैकड़ों पुरुषों से मिल चुकी थी और उसे एक भी ऐसा नहीं मिला जो राजकुमारी को अस्वीकार करता। दूसरे लोग चाहे जो भी सोच रहे हों, वह जानती थी कि उसका शिक्षक एक अच्छा आदमी है। अन्यथा वह उससे शादी कर लेता और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके प्यार को नष्ट कर देता, जैसा कि अधिकांश लोग करते हैं। यदि वह राजा ब्रेडिया की जगह होती तो वह ब्रैडफोर्ड के साथ खिलवाड़ नहीं करती। मैंने बदले में बस इतना ही मांगा कि मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। मुझे बताओ संप्रदाय नेता क्लेयर, वह मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ सकता? क्लेयर के पास उसके लिए कोई जवाब नहीं था क्योंकि उसने अपना सिर डैनियल और रिकी की ओर घुमाया। ये सगाई समारोह कब है? 3 दिन में है ना? हाँ मास्टर घोस्ट। रिकी के कहने पर माइकल खड़ा हो गया और ओलिविया और क्लेयर भी खड़े हो गए। घोस्ट, तुम क्या करने जा रहे हो? क्लेयर ने चिंतित चेहरे से पूछा। उन्हें आखिरी चीज़ जो चाहिए थी वह ब्रैडफोर्ड और ब्रेडिया के बीच खुला युद्ध था। हालांकि ब्रैडफोर्ड के पास ब्रेडिया की 1/3 सेना थी, लेकिन वे ब्रेडिया को पूरी तरह से युद्ध में हराने के करीब नहीं थे। क्या आपको नहीं लगता कि मुझे ब्रेडिया और राजकुमारी के शुभचिंतक के रूप में समारोह में शामिल होना चाहिए? क्लेयर का दिल धड़क उठा जब उसने उसे सुना। उन सभी को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई क्योंकि उसके शब्द ठंडे लग रहे थे, हत्या के इरादे से सराबोर। रिकी, फिल्मफेयर में ग्रैंड स्पायर बैंक में जाओ और मिस वैलेरिक से हेड्स में मिलने के लिए कहो। ब्रैडफोर्ड पर सनराइज संप्रदाय का लाखों सोना बकाया था और कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो माइकल लाखों बेडेस पॉइंट के लिए भी नहीं कर सकता था और उनमें से एक चीज़ कर्ज में डूबा होना था। इसलिए उसने संप्रदाय के खजाने से क्लेयर द्वारा ब्रैडफोर्ड को दी गई राशि का भुगतान करने का फैसला किया। घोस्ट, क्लेयर ने घोस्ट को वह सब करने से रोकने की कोशिश की जो वह करने की योजना बना रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसने अपना हाथ उठा दिया। ये कुछ ऐसा है जिससे मुझे खुद ही निपटना होगा, क्लेयर। माइकल ने लाइटनिंग डैश मंत्र का जाप किया और सुनहरी रोशनी का निशान छोड़ते हुए कमरे से गायब हो गया। अब वह कितना शक्तिशाली है, ओलिविया ने सोचा। जब उसने मंत्र का जाप किया तो क्लेयर ने जो दबाव महसूस किया वह उसके दादा के आसपास महसूस किए गए दबाव से कई गुना अधिक था। किसी तरह क्लेयर यह सोच भी नहीं पाई कि वह आत्माशोधन चरण तक पहुंच गया है। माइकल तब तक नहीं रुका जब तक वह हेड्स तक नहीं पहुंच गया। जब वह हेड्स के दरवाजे पर उतरा तो नदी के शहर के अधिकांश लोग अपने जीवन में व्यस्त थे। सड़कों पर मौजूद बहुत से लोगों के ध्यान में आने से पहले ही माइकल हेड्स में प्रवेश कर गया और उसने देखा कि रेस्तरां लोगों से भरा हुआ था।
उसके लिए आरक्षित कुछ टेबलों, सनराइज संप्रदाय के बुजुर्गों और उसके अधीनस्थों को छोड़कर बाकी सभी टेबलों पर विभिन्न राज्यों और परिवारों के रईस और अमीर लोग बैठे थे। माइकल ने हेड्स में प्रवेश करते ही कई लोगों की भौहें चढ़ा दी, खासकर लड़कियों ने, जो उसे घूर कर देखा मानो वे उसे जिंदा ही खा जाएंगे। वह अपने लिए आरक्षित टेबल की ओर बढ़ा। ये हॉल के सबसे दूर स्थित एक घुमावदार सोफा था। उसके बैठने के कुछ सेकंड बाद ही उसने देखा कि ग्लोरिया पीछे से उसकी टेबल की ओर भाग रही है। मास्टर घोस्ट, ग्लोरिया ने तुरंत झुककर उसे एक बड़ी मुस्कान के साथ अभिवादन किया। माइकल को महामहिम के रूप में संबोधित किया जाना पसंद नहीं था, किसी तरह यह उसके लिए अजीब लगता था। इसलिए उसने सभी को आदेश दिया कि वे उसे महामहिम के बजाय मास्टर घोस्ट कहकर संबोधित करते रहें। अरे ग्लोरिया, तुम कैसी हो? माइकल ने अपनी हमेशा की तरह कोमल आकर्षक मुस्कान के साथ पूछा। मैं आपके कारण बहुत अच्छा कर रहा हूँ मास्टर घोस्ट। क्षमा करें, हमें आपकी उम्मीद नहीं थी। मैं कुछ खास कर सकता था। कोई ज़रूरत नहीं, मैं बस अपने पसंदीदा मैनेजर को आश्चर्यचकित करना चाहता था। मास्टर घोस्ट, ग्लोरिया ने शर्मीली मुस्कान बिखेरी, उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। रेलेन कहाँ है? रसोई में। ग्लोरिया ने अपना सिर हिलाया, जैसा कि माइकल ने उम्मीद की थी। मुझे जाकर उसे बताना चाहिए कि तुम यहाँ हो। उसकी बात सुनकर माइकल ने अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा लगता है कि तुम लोग बहुत व्यस्त हो। उसे काम करने दो, मैं उससे मिलने के बाद मिल सकता हूँ। इस बार ग्लोरिया, जो कि वही थी, ने अपना सिर हिलाया। नहीं मास्टर घोस्ट, अगर मैं उसे नहीं बताऊंगी कि तुम यहाँ हो तो वह मुझे नौकरी से निकाल देगी। कृपया मुझे लेडी रेलेन मास्टर घोस्ट को सूचित करने दो। माइकल ने पिल्ला आंखों से उसकी विनती को देखते हुए हंसी उड़ाए। ठीक है, और मुझे एक गिलास अंगूर का जूस चाहिए और स्पेशल प्लीज़। अभी आ रहा हूँ मास्टर घोस्ट। ग्लोरिया और घोस्ट के बीच बातचीत देखने वाले रईसों को सुखद आश्चर्य हुआ। कई लोगों ने सुना कि वह अपनी प्रतिभा के बावजूद सादगी का आदमी था। व्यक्तिगत रूप से उसकी सादगी को देखना वास्तव में आश्चर्यजनक था। अब उन्हें पता चल गया था कि नदी के शहर के लोग हाल ही में सामना कर रहे कठिनाइयों के बावजूद उसकी पूजा क्यों करते हैं। अध्याय 483, पेंटाउन और फ्लेमफेयर के बीच युद्ध। जैसे ही ग्लोरिया रसोई में गई, रेलेन बाहर भागी। उसके पसीने से तर चेहरे पर एक बड़ी चमकदार मुस्कान थी। मास्टर घोस्ट, उसने घुटने टेकने की कोशिश की, लेकिन माइकल ने उसका कंधा पकड़कर उसे रोक दिया। बैठ जाओ। माइकल को उसे अपने पास बैठाने के लिए थोड़ा दबाव डालना पड़ा। उसका गुलाबी चेहरा पूरी तरह से पसीने से भीगा हुआ था। माइकल उसके हाथ में लाली देख सकता था, जो उसकी कड़ी मेहनत का प्रतीक था। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक चल रहा है रेलेन। हाँ मास्टर घोस्ट, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं और ग्लोरिया रॉयल लैंड में एक और शाखा खोलने के बारे में भी सोच रहे हैं। उसके शब्दों ने माइकल को वाकई खुश कर दिया। उसे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि उसके अधीनस्थ आखिरकार उसके मार्गदर्शन के बिना खुद ही अच्छे निर्णय ले रहे हैं। उसके लिए ये पक्षियों को अपने पंख फैलाते और घोंसले से खुद ही उड़ते हुए देखने जैसा था। रेलीन माइकल की आंखों के सामने सोफे पर पीछे झुक गई। हम बस लेडी एलिया के अपने एकांत से बाहर आने और कुछ वित्तीय पहलुओं को स्पष्ट करने का इंतजार कर रहे हैं। मास्टर घोस्ट, क्या वह अभी भी अपने एकांत में है? माइकल ने सिर हिलाया, लेकिन आगे बढ़ो। मैं ग्रैंड स्पायर में अपना खाता संभालने वाले किसी व्यक्ति से मिल रहा हूँ। मैं सिक्के आपके खाते में स्थानांतरित कर दूंगा। उस मास्टर घोस्ट के बारे में। रेलीन ने अपनी कनपटी खुजाई। मैंने रेस्तरां के लिए ग्रैंड स्पायर में एक अलग खाता खोलने की स्वतंत्रता ली और मैं उस खाते में लाभ जमा कर रहा हूँ। मेरी रेलीन को देखो, पूरी तरह से बड़ी हो गई है। माइकल ने हंसते हुए उसके सिर को इस तरह से हिलाया जैसे कि वह एक छोटी लड़की हो, ताकि वह खिलखिलाती हुई दिखाई दे। सिक्कों को बैंक में स्थानांतरित करने में कोई समस्या है? माइकल ने पूछा। ये देखते हुए कि रेलीन को सिक्कों को बैंक में लाना होगा और उन्हें खाते में जमा करना होगा, वह चोरों या डाकुओं द्वारा हमला किए जाने के लिए असुरक्षित थी। अच्छी बात यह है कि माइकल ने लॉर्ड मालन को सुरक्षा का काम संभालने दिया, क्योंकि ब्रैडली परिवार सुरक्षा प्रदान करने में माहिर था। जब मैं खाता खोल रहा था तो लॉर्ड मालन खुद मुझे बैंक तक ले जाने के लिए यहाँ आए थे। उसके बाद रेलीन माइकल के करीब झुकी। सप्ताह में एक बार वह यहाँ एक कुरियर भेजेगा। केवल मैं ही कुरियर की पहचान करना जानती हूँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तो आप सिक्कों को स्पेस रिंग में डाल दें और कुरियर को बैंक भेज दें। हाँ, रेलीन ने सिर हिलाया। कुरियर मेरी ओर से जमा करेगा और दूसरा कुरियर मुझे रसीद लाएगा। माइकल ने सिर हिलाया, हालांकि वह बता सकता था कि यह प्रक्रिया अभी भी 100% सुरक्षित नहीं थी। उदाहरण के लिए, कुरियर स्पेस रिंग चुरा सकता था और उसके लिए सील तोड़ने के लिए किसी को ढूंढ सकता था। स्पेस रिंग को तोड़ना मुश्किल था, लेकिन असंभव नहीं था। अगर विल्कस जैसा शौकिया रनमास्टर ऐसा कर सकता है, तो कोई भी सामान्य रनमास्टर इसे बेहतर तरीके से करने का कौशल रख सकता है। चूंकि वह सिक्कों को सिस्टम स्टोरेज में स्थानांतरित करने के लिए हमेशा यहाँ नहीं रहेगा, इसलिए उसे जोखिम उठाना पड़ा।
अगर रेलिन द्वारा इसे सौंपने के बाद स्पेस रिंग के साथ कुछ हुआ तो कुरियर अंतरिक्ष की अंगूठी को सुरक्षित रूप से बैंक तक पहुंचाना लॉर्ड मालन की जिम्मेदारी थी। इसलिए माइकल को इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा एक अलग खाता होने से, जिसे रेलिन कभी भी एक्सेस कर सकती थी, उसे उसके या गया का इंतज़ार किए बिना स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम बनाया। सब कुछ अच्छी तरह से आकार ले रहा है, माइकल ने अपने आप से कहा, अपने व्यापारिक साम्राज्य को अपने आप आगे बढ़ते हुए देखकर। चेन का हर घटक उस पर ज़्यादा निर्भर हुए बिना काम कर रहा था और वह भी ऐसा ही बनना चाहता था। तुमने कहा कि तुमने रॉयल लैंड चुना, लेकिन केथेन क्यों नहीं? क्या ये बेहतर विकल्प नहीं है, क्योंकि यह रॉयल लैंड की तुलना में ब्रैडफोर्ड के ज़्यादा नज़दीक है? माइकल ने उत्सुकता से पूछा। उसके लिए केथेन बेहतर विकल्प लगा। जैसा कि उसने कहा, यह ब्रैडफोर्ड के ज़्यादा नज़दीक था, इसलिए यात्रा करने से रेलेन पर उतना बोझ नहीं पड़ेगा जितना ब्रैडफोर्ड और रॉयल लैंड के बीच यात्रा करने पर पड़ता। चल रहे युद्ध से व्यापार पर असर पड़ेगा मास्टर घोस्ट। कौन सा युद्ध? माइकल ने अपनी भौहें सिकुड़ी। तभी रेलेन को एहसास हुआ कि युद्ध शुरू होने पर घोस्ट मैजरोथ में था। जवाब देते समय उसके चेहरे पर एहसास की झलक थी। तुम्हारे जाने के एक हफ्ते बाद फ्लेमफेयर ने पेनटाउन पर युद्ध छेड़ दिया और चूंकि पेनटाउन आइस फेयर का सहयोगी है, इसलिए उसने पेनटाउन को अपना समर्थन दिया। इसलिए पिछले 3 महीनों से तीनों ड्यूकडम उनके गले पर हैं। माइकल जानता था कि फ्लेमफेयर ड्यूक गुप्त रूप से मानव प्रयोग कर रहा था। अब जब उसने सुना कि उसने न केवल एक बल्कि 2 ड्यूकडम पर अचानक युद्ध छेड़ दिया है, तो फ्लेमफेयर के माइकल ड्यूक एवन कुछ बड़ा करने की योजना बना रहे हैं। माइकल को लगा कि अचानक उसके पास बहुत कुछ आ गया है। और रोज़गेट ड्यूकडम के बारे में क्या? वे इस युद्ध में किसका समर्थन कर रहे हैं? पिछली बार जब मैंने सुना था वे तटस्थ रहे, रेलिन ने कहा। फिर उसने अपने माथे पर थप्पड़ मारा। मेरी तरफ देखो, तुम्हारी मेज खाली पड़ी है। बस 1 मिनट रुको मास्टर घोस्ट, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। हम बाद में बात करेंगे। अब अपने काम पर ध्यान दो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखूँगा, तुम व्यस्त हो। भीड़ को देखकर रेलिन उससे असहमत नहीं हो सकी, इसलिए उसने सिर झुकाया और रसोई में भाग गई। अरे, मैं उससे सिंडी के बारे में पूछना भूल गई। कुछ मिनटों के बाद ग्लोरिया स्पार्कलिंग पर्पल जूस और ग्रिल्ड लॉबस्टर टेल्स विद लेमन एंड हर्ब बटर का एक बड़ा गिलास लेकर आए। सिर्फ खुशबू से ही माइकल के मुंह में पानी आ गया। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसे रेलिन की कुकिंग की कितनी याद आती है, जब तक कि उसे फिर से वही अनुभूति नहीं हुई। यह एक प्रभावशाली प्लेटेड डिश थी जो रेलिन की कुकिंग की महारत को दर्शाती थी। वह न केवल स्वादिष्ट भोजन बना सकती थी, बल्कि डिश को इस तरह से भी परोस सकती थी कि वह आंखों को तृप्त कर दे। माइकल ने तुरंत खाना शुरू कर दिया। स्वादिष्ट भोजन ने उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी और वह खाना जारी रखता रहा। ग्लोरिया उसे खाते हुए देखने के लिए वहां नहीं रुकी, यह अजीब होगा। इसलिए माइकल ने गया को याद करते हुए अकेले ही खाना खाया। जब रिकी ने माइकल से ग्रैंड स्पायर बैंक में मिली एल्विन लड़की वान्या वेलरिक के साथ हेड्स में प्रवेश किया, तब वह आधा खा चुका था। मास्टर घोस्ट, रिकी ने सिर झुकाया। मिस वेलरिक, कृपया बैठ जाए। एल्फ ने माइकल के सामने सोफे पर आराम से बैठने से पहले सिर हिलाया। आप जा सकते हैं रिकी। रिकी जितना भी अपना पेट भरना चाहता था, उसे उतनी ही सारी चीज़ों का ध्यान रखना था। इसलिए उसने सिर झुकाया और हेड से चला गया। मुझसे मिलने के लिए धन्यवाद मिस वेलरिक। बेशक मास्टर घोस्ट, आप हमारे वीआईपी ग्राहकों में से एक हैं। आप सबसे अच्छे के हकदार हैं। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मास्टर घोस्ट? वेलरिक को जवाब देने से पहले माइकल ने एक वेट्रेस की ओर देखा जो दौड़कर उसकी टेबल पर आई। पहले आपको अपने लिए कुछ ऑर्डर करना होगा मिस वेलरिक, घर पर, मैं जोर देता हूँ। वान्या उन कल्पित बौनों से अलग थी जिनसे वह मेजरोथ में मिला था। वह जानता था कि कभी कभी यह उसके पेशे के कारण सिर्फ दिखावा हो सकता है, लेकिन कुछ ने उसे बताया कि वह उन घमंडी कल्पित बौनों की तरह नहीं थी। मैं वही लूंगा जो मास्टर घोस्ट ले रहा है। वान्या ने माइकल के आदेश का पालन किया और वेट्रेस को वापस रसोई में भेज दिया। माइकल ने फिर स्पेस रिंग से एक कागज़ और एक कलम निकाली और कुछ नंबर लिखे। मिस वेलरिक, ये राशि मेरे खाते से इस खाते में ट्रांसफ़र कर दीजिए। माइकल ने कागज़ का टुकड़ा वेलरिक की ओर सरका दिया। उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठी हुई थीं ऊपर। इतना, वह जो लेन देन करने वाला था वह 100 या 1000 नहीं था, यह 29 मिलियन सोने के सिक्कों का एक बड़ा सौदा था। उसका दिल दुख रहा था क्योंकि यह उसकी 3 महीने की कमाई के आधे से ज़्यादा था। उसने इसके लिए राजा ब्रेडिया को दोषी ठहराया और उस राजा को उसके किए की सज़ा देना चाहता था। क्या तुम अभी कर सकते हो? हाँ, मुझे तुमसे बस कुछ चीज़ें चाहिए, लेकिन मैं अभी कर सकता हूँ। अपनी कलाई के एक झटके से वान्या ने एक बैंगनी रंग का क्यूब निकाला जिसके अंदर एक चमकदार रोशनी का गोला था। क्यूब का आकार रूबिक क्यूब जितना था। माइकल ने देखा कि वह क्यूब पर कुछ चिन्ह बना रही है। बस अपना हाथ क्यूब पर रखो मास्टर घोस्ट। माइकल ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था।
कुछ सेकंड बाद उसे अपनी उंगली पर हल्की सी चुभन महसूस हुई, क्योंकि उसने देखा कि उसके खून की एक बूंद क्यूब में बह रही है। हो गया, वेलेरिक ने कहा। एक खाते से दूसरे खाते में राशि जमा करने या स्थानांतरित करने की सरलता और सहजता ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। यदि वह सिक्के निकालना चाहता तो उसे धरती पर बैंकों की तरह ही बहुत सारे लूप और एरे से गुजरना पड़ता। आपके खाते में ये राशि शेष है। वेलेरिक ने माइकल द्वारा दिए गए उसी कागज पर एक संख्या लिखी और उसे अपनी ओर सरका दिया। 25 मिलियन, यह मेरे लिए सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त है। माइकल ने खुद से कहा। बेशक, उसे बैंकर फंक्शन का उपयोग करके उन्हें बदमाश बिंदुओं में बदलने के लिए सिक्के निकालने पड़े। बैंकर फंक्शन के वर्तमान स्तर पर वह 20 मिलियन सिक्कों को 800,000 बदमाश बिंदुओं में बदल सकता था। अगले अपग्रेड की कीमत उसे 600,000 होगी। वह शेष राशि का उपयोग अपने किसी कौशल को अपग्रेड करने के लिए कर सकता था। कम से कम यही वह था जो उसने नीलामी के बारे में जानने से पहले करने की योजना बनाई थी। अवर इस राशि को हेड्स खाते में स्थानांतरित करें। जैसा कि अपेक्षित था, वेलेरिक को रेलिन द्वारा खोले गए खाते के बारे में पता था, इसलिए उसे नंबर की आवश्यकता नहीं थी। उसने प्रक्रिया दोहराई और हेड्स खाते में 2 मिलियन स्थानांतरित कर दिए, जिसका उपयोग रॉयल लैंड में हेड्स की एक और शाखा खोलने के लिए किया जा सकता था। मिस वेलेरिक, क्या आपको एक्वा नीलामी के बारे में कुछ पता है? हाँ, क्या मास्टर घोस्ट भाग लेने की योजना बना रहे हैं? यह इस बात पर निर्भर करता है कि मेरे खाते में राशि पर्याप्त है या नहीं। माइकल ने वेलेरिक को घूरते हुए महसूस किया कि वह उससे ये बताने की उम्मीद कर रहा था कि यह पर्याप्त है या नहीं। वह एक वीआईपी ग्राहक था और उसे यथासंभव खुश रखने को प्राथमिकता देनी थी। इस वजह से उसने अपने अगले शब्दों को मीठा कर दिया। अगर तुम खुद को टोकन पाने में कामयाब हो गए तो तुम पहले दौर में वस्तुओं के लिए बोली लगा सकते हो। माइकल को इसकी उम्मीद थी। उसके शब्दों से साफ पता चल रहा था कि वह नीलामी के बाद के चरणों में आने वाली वस्तुओं के लिए बोली लगाने के लिए गरीब था। नीलामी के शुरुआती चरणों में आने वाली वस्तुएं बस साधारण वस्तुएं थीं, वह यह अच्छी तरह जानता था। क्या होगा अगर मैं खुद एक नीलामी घर शुरू करूं? उसके दिमाग में एक विचार आया। फिलहाल उसने इस विचार को अपने दिमाग के कोने में दबा दिया। अध्याय 484 पीटन का परीक्षण। किंगडम रेडल के राजधानी शहर में एक भव्य महल खड़ा था। 14 मोटे चौकोर टॉवर आसमान को छूते हुए एक बेतरतीब पैटर्न में बिखरे हुए थे, लेकिन एक आदर्श रक्षा के लिए बनाए गए थे और पन्ना हरे पत्थर से बनी ऊंची संकरी दीवारों से जुड़े थे। दीवारों के चारों ओर भव्य खिड़कियां उदारतापूर्वक बिखरी हुई थीं, जो एकदम सही समरूपता में थीं। साथ ही तीरंदाजों और तोपखाने के लिए असममित क्रेनेलेशन भी थे। विशाल धातु के दरवाजों वाला एक बड़ा गेट, एक ड्रॉब्रिज और एक खाई नदी के उस पार जाने के एकमात्र आसान रास्ते की रक्षा करती थी। सुगंधित फूलों, खूबसूरत पेड़ों और कई झाड़ियों वाले अच्छी तरह से रखे गए बगीचे महल के बाहर की सजावट थे। ये महल स्पष्ट रूप से समय की कसौटी पर खरा उतरा था। दीवारों की चट्टानें पुरानी हो गई थीं और दरारों के अंदर बेलें और पौधे उगाए थे, लेकिन यह महल आने वाले युगों तक टिका रहेगा। वर्तमान में महल के अंदर और बाहर कई गाड़ियां जा रही थीं और पीटन उन गाड़ियों में से एक में था। गार्जियन गिल्ड के कई मुख्यालय दुनिया भर में फैले हुए थे और यह महल एलोन महाद्वीप का मुख्यालय था। यहीं पर वे एलोन महाद्वीप से जुड़ी हर चीज से निपटते थे। दक्षिणी महाद्वीप से अपने मनों से महल तक की अपनी यात्रा के दौरान पीटन चुप रही। अल्फा के संरक्षक द्वारा सबरीना के लिए उसे छोड़ने की यादें उसके दिमाग में कौंधती रहीं। वह इसे रोक नहीं सकी। उसका खून गुस्से से उबल रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे गार्जियन गिल्ड द्वारा धोखा दिया जाएगा, खासकर अल्फा गार्जियन द्वारा, जिसे पीटन भगवान के रूप में पूजता था। इस क्षण तक उसे यह विश्वास करने में कठिनाई हो रही थी कि उसे डार्क लॉर्ड ने बचाया था। उसने जो चित्र दिखाए, उन्हें देखने के बाद उसे नहीं लगा कि गार्जियन कभी उसकी तलाश करेंगे। वह गहराई से जानती थी कि अगर डार्क लॉर्ड नहीं होता तो वह अभी भी पिशाचों द्वारा प्रताड़ित हो रही होती। जैसा कि कोई उम्मीद कर सकता है, किसी ने भी गाड़ियों को उनकी तलाशी लेने के लिए नहीं रोका। महल के चारों ओर अनगिनत रन और सरणियां रखी गई थीं जो महल को घुसपैठियों और दुश्मनों से बचाती थीं। जब किसी संरक्षक को गिल्ड में शामिल किया जाता था तो उसे एक चिन्ह प्राप्त होता था। अगर कोई इस चिन्ह के बिना महल में प्रवेश करने की कोशिश करता तो उसे तुरंत अक्षम कर दिया जाता और महल के मैदान में गश्त करने वाले कुलीन सैनिकों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता। चूंकि पीटन के पास निशान था, इसलिए वह बिना किसी रुकावट के महल के मैदान में प्रवेश कर गई। इसके अलावा 6 सितारा रनमास्टर द्वारा डिजाइन की गई एक सरणी थी जिसने पीटन सहित कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़कर सभी अभिभावकों के खेती के स्तर को शरीर को मजबूत बनाने के चरण तक दबा दिया। हालांकि इस समय उसे लगा कि उसकी खेती को शरीर को मजबूत बनाने के चरण तक दबाया जा रहा है। शरीर को मजबूत बनाने के चरण। हाँ, पीटन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। एक पल के लिए उसे लगा कि यह किसी तरह की गलती है, लेकिन फिर उसे डार्क लॉर्ड के साथ देखे गए 3 सिर वाले जीवों के शब्द याद आ गए।
जिस क्षण तुम अपने गिल्ड में वापस लौटोगे वे तुम्हारे साथ उत्तरजीवी की बजाय एक गद्दार की तरह व्यवहार करेंगे। गाड़ी धीरे धीरे रुक गई। पीटन कुछ क्षणों के लिए गाड़ी में रही, अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रही थी। फिर वह गाड़ी से बाहर आंगन में चली गई। आंगन को बीच में एक बड़े फव्वारे और करीने से काटे गए बगीचों से सजाया गया था। पक्की जमीन साफ और बेदाग थी, उस पर धूल का एक कण भी नहीं था। जैसे ही वह गाड़ी से बाहर निकली, आंगन में आराम कर रहे अभिभावकों ने अपनी निगाहें उसकी ओर घुमाईं। उनके चेहरों पर मुस्कान की जगह एक ठंडी नज़र ने ले ली। उन सभी की निगाहों को अनदेखा करते हुए पीटन महल में चली गई। छत से लटके एक विशाल झूमर ने अपनी चमकदार चांदी की रोशनी से हॉल को रोशन कर दिया। संगमरमर की जमीन और शुद्ध सफ़ेद दीवारें इंटीरियर को एक राजसी आकर्षण दे रही थीं। उस समय कई अभिभावक अपने काम पर जा रहे थे और कई ने पीटन को देखा। बाहर मौजूद उन अभिभावकों की तरह उन सभी के चेहरे पर एक ठंडी नज़र थी। पीटन, भीड़ में से पीटन ने किसी को उसे पुकारते हुए सुना। वह आवाज़ की दिशा में मुड़ी और देखा कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त जानाली उसकी ओर दौड़ रही है। पीटन, जानाली ने पीटन को अपने करीब खींचा, उसे कसकर गले लगाया। भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। उसने पीटन को कसकर पकड़ लिया, उसे जाने देने से इनकार कर दिया। कम से कम कोई तो मुझे देखकर खुश है, पीटन ने अपने विचार व्यक्त किए। जानाली ने आखिरकार पीटन को गले से मुक्त कर दिया। चलो मेरे क्वार्टर में चलते हैं और बात करते हैं। तुम्हारा क्वार्टर? पीटन ने भौहें सिकोड़ी। इससे पहले कि जानाली पीटन को जवाब दे पाती, उसने दूसरा सवाल पूछा। मेरे क्वार्टर का क्या हुआ? जानाली ने अपने हाथों को मरोड़ते हुए आंख से संपर्क करने से परहेज किया। हम इस बारे में बात करेंगे, चलो। जानाली ने पीटन का हाथ पकड़ा और उसे सफ़ेद लकड़ी से बने पॉलिश किए हुए दरवाजे की ओर घसीटा। पीटन का क्वार्टर जानाली के क्वार्टर से बस 2 दरवाजे दूर था। जब उसने अपना क्वार्टर देखा तो दरवाजे पर पहले की तरह कोई नेम प्लेट नहीं थी। जानाली ने दरवाज़ा खोला और एक विशाल कमरा देखा जिसमें फैंसी सोफे और टेबल थे। फर्श लकड़ी का था, बाहर की तरह संगमरमर का नहीं। दीवारों को रंगा गया था और लाल रंग के वॉलपेपर बॉर्डर से सजाया गया था। कमरे में झूमर और दीवारों पर लगे कई गोले जगमगा रहे थे। कमरे को हल्के म्यूट रंगों में फ्लोरल थीम में सजाया गया था और कुल मिलाकर यह एक खूबसूरत लुक था। सबसे पहले पेयटन ने देखा कि एक सुंदर लाल बालों वाली महिला सिंहासन पर बैठी हुई थी। वह जानाली से मिलती जुलती थी, जिससे पेयटन को लगा कि वह जानाली की माँ है। जानाली और पेयटन गद्देदार सोफे पर बैठे थे जब जानाली ने उनके लिए चाय बनाना शुरू किया। मैंने कभी भी तुम पर भरोसा नहीं खोया, पेयटन। मुझे पता था कि तुम वापस आओगे। जानाली ने पेयटन को कप और तश्तरी देते हुए कहा। सबरीना कहाँ है? तिरियाना और शिकारी अभिभावकों ने सब कुछ गुप्त रखा, लेकिन मैंने सुना है तुम्हारी टीम बिना किसी निशान के सुरक्षित घोड़े से गायब हो गई। आमतौर पर पेयटन अपनी सभी टीमों में जानाली को शामिल करती थी, लेकिन जानाली के नागालैंड जाने के कारण वह ऑपरेशन डेजर्ट ईगल का हिस्सा नहीं बन सकी। लेकिन तिरियाना और तनुलिया सहित सभी ने सोचा कि पेयटन ने सबरीना को भर्ती किया है। सच तो यह है कि जानाली ही वह व्यक्ति थी जिसने सबरीना को उसकी जगह लेने की सलाह दी थी। मैंने देखा कि हर कोई मेरी तरफ किस तरह देख रहा था। यहाँ क्या हो रहा है जानाली? जानाली ने आह भरी और अपना हाथ पेयटन के ऊपर रख दिया। उसने धीरे से उसका हाथ दबाकर उसे सांत्वना देने की कोशिश की। वे बेवकूफ़ सोच रहे हैं कि तुमने सबरीना को जाल में फंसाया। क्योंकि किस वजह से? पेयटन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। क्योंकि उच्च अधिकारियों ने तुम्हारे बजाय नोआ को कप्तान बना दिया। पीटन ने उसे जकड़ लिया। उसके अंदर का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उसकी आंखें लाल हो गईं क्योंकि नसें बाहर निकल आईं। उन्हें लगता है कि मैंने अपनी टीम को जाल में फंसाया और उन्हें मार डाला क्योंकि मुझे पदोन्नति नहीं मिली, पीटन ने अपने दांत पीसते हुए पूछा। वे बेवकूफ़ हैं, पीटन। वे क्या सोचते हैं, इसकी परवाह मत करो। वे सभी नूह को पसंद करते हैं और इसीलिए वे इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। जब तुम सुनवाई में सच बताओगे तो उन्हें एहसास होगा कि वे कितने गलत हैं। उसके शब्दों से पीटन को शांत होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय जब पीटन ने उसे सुना तो उसका गुस्सा कई गुना बढ़ गया। जानाली ने देखा कि पीटन के हाथ कांप रहे थे। हाँ, नूह जैसे सभी लोग जो अपना अधिकांश समय भगवान जाने क्या करने में बिताते हैं, लेकिन उन्हें उन लोगों की परवाह नहीं है जो गिल्ड और उसके सिद्धांतों के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। चिंग, पीटन ने खड़े होने से पहले चाय का प्याला कुचल दिया। तुमने भी मुझसे पूछा कि सबरीना कहाँ है, न कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। पीटन की आवाज़ लड़खड़ा गई। उसने अपनी आवाज़ ऊंची नहीं की, हालांकि वह गुस्से में थी। सच कहूं तो वह अपनी आवाज़ ऊंची नहीं कर सकी। वह भी जो भावनाएं महसूस कर रही थी उसने उसकी आवाज़ दबा दी। पीटन, मुझे बताओ जानाली, डेजर्ट ईगल ऑपरेशन किताबों से बाहर माना जाता है। बाकी लोगों को इसके बारे में कैसे पता चला? उन्हें कैसे पता चला कि टीम में कौन था? पेटन की आंखें उसके चश्मे के पीछे भर आईं।
अल्फा अभिभावक, उसने पूछा कि ऑपरेशन का खुलासा किया और सभी को तुम्हें खोजने के लिए कहा। पेटेन ने अपना सिर हिलाते हुए एक दुखी मुस्कान छोड़ी। मैं नहीं ज़ानाली, सबरीना। उन्होंने अभिभावकों से सबरीना को खोजने के लिए कहा। ज़ानाली डांट नहीं सकती थी क्योंकि पेटेन ने जो कहा वह सच था। अल्फा अभिभावकों ने उन्हें विशेष रूप से सबरीना को चुपके से खोजने के लिए कहा था। जहां तक विंस्टन परिवार का सवाल है, सबरीना होली ट्राइडेंट अकादमी में एकांत में थी। चूंकि नूह ने एलोन को कुछ खोजने के लिए छोड़ दिया था, इसलिए उसे अपनी बहन के गायब होने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। क्या तुम जानते हो कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया? दस्तक, दस्तक, दस्तक। जैसे ही पेटेन दक्षिणी महाद्वीप में उसके साथ हुई घटना का खुलासा करने वाली थी, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? ज़ानाली ने पूछा। सुनवाई जल्द ही शुरू होने वाली है। पेटेन को किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी। वह जानती थी कि सुनवाई उसके लिए थी क्योंकि उसे उम्मीद थी कि ऐसा होगा। डार्क लॉर्ड और 3 सिर वाला प्राणी सही थे। चाहे वह जो भी मानना चाहती हो, उन्होंने जो कुछ भी उसे बताया था वह सच था। उसे लगने लगा कि डार्क लॉर्ड हमेशा से सही हो सकता है। अगर वह अल्फा गार्जियन होती तो वह पक्षपात नहीं करती। पेटेन सभी की तलाश के लिए टीमें भेजती। इसके अलावा वह गार्जियन को एक वफादार गार्जियन को तब तक गद्दार नहीं कहने देती जब तक कि उसे सभी तथ्य नहीं मिल जाते। पीटन, ज़ानाली खड़ी हो गई। एक सबसे अच्छी दोस्त होने के नाते उसे लगा कि वह जानती है कि पीटन के दिमाग में क्या चल रहा है। हालांकि सच में ज़ानाली पीटन के दिल में क्रोध और उदासी की मात्रा को समझ भी नहीं पाए। यह एहसास होने की भावना कि डार्क लॉर्ड, जिसे पीटन परम दुष्ट समझता था, सही था, न कि वह गिल्ड जिस पर वह अपने पूरे जीवन में विश्वास करती थी, ने उसके दिल को कुचल दिया। चलो इसे खत्म करते हैं। आगे बढ़ो। जब ज़ानाली ने दरवाज़ा खोला तो उनका स्वागत चांदी के बख्तरबंद सैनिकों ने किया। प्रत्येक सैनिक दांतों तक बख्तरबंद था। दिखने में भले ही कवचपंख जितना हल्का था, लेकिन भारी हमलों का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत था। ये महल के कुलीन लोग थे, आत्मशोधन चरण के योद्धा। मिस पेटेन, हमारे पीछे आओ। जब सैनिक पेटेन को सीढ़ियों से ऊपरी मंजिल पर ले गए और उसके पीछे ज़ानाली भी थी, तो अभिभावक उन्हें घूर रहे थे। पेटेन को कैदी जैसा महसूस हो रहा था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। आखिरकार पेटेन एक विशाल धातु के दरवाजे पर पहुंच गया। सैनिकों ने दरवाजा खोला और एक विशाल खाली हॉल को देखा, जहां फर्श से ऊपर उठे एक मंच पर रखी एक मेज के अलावा कुछ भी नहीं था और इस लंबी ओक की मेज के पीछे कई सिंहासन थे। हॉल में कदम रखने के बाद सैनिकों ने उसके पीछे का दरवाज़ा बंद कर दिया। वह धीरे धीरे हॉल के बीच में पहुंची। जल्द ही लाल वस्त्र पहने एक आदमी टेबल के नीचे दिखाई दिया। डेजर्ट ईगल ऑपरेशन के बारे में सुनवाई जल्द ही शुरू होगी। जब पीटन उच्च अधिकारियों के आने का इंतजार कर रहा था, माइकल ने पीटन पर रखे स्पाइडर के जरिए सब कुछ देख लिया था। जब पेन महल में दाखिल हुआ तो उसने जो पुराना स्पाइडर बनाया था वह सरनी द्वारा नष्ट हो गया होगा। एलिडिर की बदौलत उसके नए स्पाइडर का पता नहीं चल पाया। हालांकि उनमें मुख्य कमजोरी थी, लेकिन पीटन पर लगा स्पाइडर माइकल के लिए उस मुकदमे को देखने के लिए पर्याप्त था जो गार्डियन को एक घातक दुश्मन बनाने वाला था। अध्याय 485 सिस्टम को अपग्रेड करना। पीटन ने धैर्यपूर्वक उच्च अधिकारियों के अपनी सीट पर बैठने का इंतजार किया। वह शांत दिख रही थी, लेकिन अंदर से कांप रही थी। यह उसकी पहली सुनवाई थी। संरक्षक कप्तान जेरार्ड एटकिंस, लाल लबादे में आदमी ने घोषणा की, जबकि काले चमकदार बालों वाला एक अध्ययनशील व्यक्ति अपनी सीट पर बैठा। बाकी सभी की तरह उसके चेहरे पर भी एक ठंडी नज़र थी। आप भी मानते हैं कि कप्तान? पीटन हकलाया। इसे सुनवाई के लिए बचाकर रखें, आदमी ने ठंडे स्वर में पीटन को चुप करा दिया। हंटर गार्डियंस के अल्फा गार्डियन की दूसरी कमान, टिरियाना वेलेरेन, आदमी की घोषणा के बाद टिरियाना कुर्सी के पास दिखाई दी और अपनी सीट पर बैठ गई। हंटर गार्डियंस की अल्फा गार्डियन तनुलिया वेलेरेन, तनुलिया, अल्फा गार्डियन टेबल के बीच में सीट के बगल में टेलीपोर्ट हो गई। पेटेन ने अवचेतन रूप से झुककर प्रणाम किया जैसा कि वह करती थी। उसने सिर हिलाया भी नहीं, वास्तव में उसने पेटेन की आंखों में भी नहीं देखा। तनुलिया के बाद केवल एक सीट बची थी। पेटेन को आश्चर्य हुआ कि कौन आने वाला है जब तक कि उसे उसका जवाब नहीं मिल गया। गार्डियन कैप्टन ज़ानाली हर्थिल। जैसे ही पेटेन ने उस आदमी को सुना, उसका दिल धड़क उठा। वह इतनी स्तब्ध थी कि उसका दिमाग खाली हो गया। उसके होंठ तुरंत सूख गए जब उसने मंच की ओर देखा और देखा कि ज़ानाली धीरे धीरे खाली कुर्सी की ओर बढ़ रही है। पिछली बार जब पेटेन ने तनुलिया से बात की थी तो उसने कहा था कि केवल एक गार्डियन कैप्टन का स्थान बचा है। वे एक स्थान 2 गार्डियन को कैसे दे सकते हैं? पेटेन को यह स्पष्ट था कि एक स्थान शेष रहने की बात बकवास थी। फिर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ज़ानाली और नूह, जिनमें से 2 को उसने भर्ती किया था, को उसके बजाय पदोन्नत कर दिया गया। ये देखकर माइकल जोर से हंस रहा था। वह जानता था कि पीटन दल बदल करने की कगार पर है, लेकिन ये देखने के बाद वह पूरी तरह से सकारात्मक था। इसके अलावा उसे वास्तव में पीटन के लिए बुरा लगा।
वह इससे बेहतर की हकदार थी। उसने गिल्ड में अपना खून पसीना बहाया और बदले में उसे केवल तिरस्कार और उपेक्षा मिली। जानाली, कप्तान, संरक्षक कप्तान जानाली तिरियाना ने पीटन को ठंडे स्वर में सुधारा। क्या हम शुरू करें? पीटन का मुकदमा तनुलिया के शब्दों से शुरू हुआ। 3 घंटे बाद माइकल अंधेरे जंगल में अपने कमरे के बगल में लगे पॉकेट आयाम में था। वह अकेला नहीं था क्योंकि अज़ाज़ेल और विक्टर उसके साथ थे। माइकल के पास उस पोल के पास एक वर्कबेंच था जिससे विक्टर बंधा हुआ था। उसके पास कई तरह के औजार थे, यातना के औजार, और साथ ही मेज पर एक कीमिया उपकरण भी रखा हुआ था। तो विक्टर, आपको इंतजार करवाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। माइकल ने विक्टर के सिर को ढंकने वाली बोरी को ऊपर खींचा और विक्टर को गुर्राते हुए देखा। पोल से बंधे रहना अच्छा नहीं लगता, है ना? माइकल ने पूछा। विक्टर उसके चेहरे पर मुखौटे के कारण उसके चेहरे पर खुशी के भाव नहीं देख सका। वह इस मूड या स्थिति में नहीं था कि यह सोचे कि मुखौटे के पीछे डार्क लॉर्ड कैसा दिखता है। क्या तुम हमेशा से ही वैम्पायर विक्टर थे? माइकल ने लकड़ी के खंभे को तेज करते हुए पूछा। कहते हैं कि दिल में लकड़ी के खंभे घुसाने से पिशाच तुरंत मर सकता है। लेकिन फिर कौन नहीं मरेगा? माइकल का मजाक सुनकर अज़ाज़ेल मुस्कुराया। खंभा नीचे रखने के बाद माइकल ने लहसुन की कई कलियां मूसल में डालीं और उन्हें पीसकर पेस्ट बना लिया। विक्टर उसकी टिप्पणी का बेहद विरोधी जवाब देना चाहता था, लेकिन जब उसने अपना मुंह खोला तो माइकल ने लहसुन का पेस्ट उसके मुंह में ठूंस दिया। विक्टर खांसता रहा, खांसता रहा, खांसता रहा, लेकिन दुर्भाग्य से ये पिशाचों को लहसुन से एलर्जी होने के कारण नहीं था, जैसा कि माइकल ने उम्मीद की थी। भाड़ में जाओ, तुम पागल कमीने, विक्टर ने माइकल को कोसते हुए कहा। तो लहसुन से एलर्जी नहीं है? लगता है कि सिर्फ सीधी धूप ही तुम्हें नुकसान पहुंचाती है, खून चूसने वालों। मुझे जाने दो, विक्टर ने छटपटाया, लेकिन वह खुद को बंधनों से मुक्त नहीं कर सका। जब तक मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ नहीं जान लेता। जैसे ही उसने कहा, माइकल ने विक्टर की गर्दन पर अपनी एपीडी सुई से वार किया और उससे वैम्पायर का खून चूस लिया। विक्टर ने डार्क लॉर्ड को अपना खून एक शीशी में डालते देखा। तुम क्या करने वाले हो? विक्टर हकलाया। मैं भूल गया कि तुम्हारे पास पुनर्जनन है। माइकल ने छिपे हुए ब्लेड से विक्टर की छाती पर वार करने से पहले शीशी को मेज पर रख दिया। इस बार माइकल ने खून को एक कटोरे में इकट्ठा किया। बेटा, जब घाव बंद हो गया तो उसने छिपे हुए ब्लेड को फिर से घुमाया, जिससे एक और घाव खुल गया। माइकल ने यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जब तक विक्टर का शरीर पहले से ज्यादा पीला नहीं हो गया। मुझे ऊतक का नमूना चाहिए। विक्टर भारी सांस ले रहा था। डार्क लॉर्ड की आवाज़ सुनकर उसका दिल धड़क उठा। विक्टर ने अपनी बची हुई सारी ताकत का इस्तेमाल करके बंधन से बाहर निकलने की कोशिश की, अपनी कलाई पर छिपे हुए ब्लेड को देखते हुए। उसे पता था कि डार्क लॉर्ड उसे फिर से सुअर की तरह काटने वाला है। बटलर की एक झटके से उसका संघर्ष रुक गया, जो उससे कुछ मीटर की दूरी पर खड़ा था। विक्टर अपनी एक मांसपेशी भी नहीं हिला पा रहा था। उसे लगा कि मानो उसे किसी अदृश्य हाथ ने जकड़ रखा हो। मांस के टुकड़े काटने की तरह माइकल ने विक्टर के शरीर के विभिन्न हिस्सों से मांस काटा। माइकल ने भविष्य के प्रयोगों के लिए मांस को ताज़ा रखने के लिए सिस्टम से विशेष बक्से खरीदे। पीटन के परीक्षण को देखने के बाद माइकल के पास विक्टर के लिए एक योजना थी। विक्टर ने माइकल द्वारा काटे गए सभी मांस को पुनर्जीवित किया। माइकल वास्तव में पुनर्जनन की गति से हैरान था। केवल डार्क फ्लेम्स ही पुनर्जनन को रोक सकता था। इसलिए यदि वह किसी पिशाच को मारना चाहता था तो उसे या तो उसका सिर काटना पड़ता था या डार्क फ्लेम्स में लिपटे ब्लेड से उसे मारना पड़ता था। दुर्भाग्य से बाद वाला तरीका कारगर नहीं था, क्योंकि कोई भी ब्लेड या धातु डार्क फ्लेम्स की गर्मी का सामना नहीं कर सकता था। दक्षिणी महाद्वीप पर विक्टर के साथ लड़ाई के बाद माइकल को अपना छिपा हुआ ब्लेड बदलना पड़ा। उसने एक मजबूत धातु के लिए सिस्टम की ओर रुख किया, लेकिन उसे पता चला कि मौजूदा सिस्टम का स्तर बहुत कम था। मेरे प्रभु, ये तैयार है, अज़ाज़ेल ने माइकल को सूचित किया। मेरे लौटने के बाद हम इसे जारी रखेंगे। आखिरकार विक्टर ने राहत की सांस ली। वह आखिरकार अपने खून और घावों को फिर से जीवित कर सकता था और साथ ही उस जगह से भागने की कोशिश कर सकता था जो एक हरे भरे घाटी की तरह लग रही थी। अपने कमरे में पहुंचकर माइकल ने रूनिक टेलीपोर्टेशन को सक्रिय किया और कमरे से गायब हो गया। कुछ ही मिनटों में वह फिर से कमरे में दिखाई दिया। 20 मिलियन, उसने सिस्टम को इच्छा से कहा और फर्श पर सोने के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया। सिस्टम, उन्हें बदमाश बिंदुओं में बदल दें। अब आपके आलसीपन को सुधारने का समय आ गया है। होस्ट ने बहुत समय ले लिया। बैंकर फंक्शन सक्रिय करना। वर्तमान वार्तालाप स्तर 1000 स्वर्ण सिक्के, 40 बदमाश बिंदु। 20 मिलियन स्वर्ण सिक्के 800,000 बदमाश बिंदुओं में परिवर्तित हो जाएंगे। क्या मेजबान सिक्कों को बदमाश बिंदुओं में बदलना चाहता है? हाँ। प्रकाश की चमकीली किरण माइकल से निकली, सिक्कों के ढेर को ढांकते हुए। सिक्के धीरे धीरे भूतिया दिखने लगे, अपनी मूर्तता खोते गए जब तक कि ढेर कमरे से पूरी तरह से गायब नहीं हो गया।
रूपांतरण सफल। होस्ट को 800,000 बदमाश बिंदु मिले हैं। उपलब्ध बदमाश अंक 874,000। अगले सिस्टम अपग्रेड में होस्ट को 600,000 बदमाश अंक खर्च करने होंगे। क्या होस्ट सिस्टम को 5.0 में अपग्रेड करना चाहता है? सिस्टम को अपग्रेड करने के बाद सोल रिफाइनिंग चरण में प्रत्येक स्तर के लिए अनुभव कैप 25% कम हो जाएगा। हाँ, सिस्टम ने खुद को अपग्रेड करना शुरू कर दिया। इसमें सामान्य से अधिक समय लगा। इस बीच माइकल अपने कमरे में वर्कबेंच पर गया और एक नया उपकरण डिज़ाइन करने के लिए कई खाली चर्मपत्र निकाले। भूत, दूसरी तरफ का दरवाज़ा खुल गया क्योंकि वेदोरा कमरे में उड़ गया। अब जब उनके पंख थोड़े बड़े और चौड़े हो गए थे तो वे उड़ सकते थे, लेकिन नाइटमेयर की तरह नहीं। वेदोरा माइकल के कंधे पर उतरी। मैं सोच रहा था कि पिशाच शून्य रेखा के अंदर आग ऊर्जा का उपयोग कैसे कर सकते हैं और मुझे एक विचार हो सकता है कि कैसे। कैन ने माइकल का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कहा। सबा, उसे बताओ, कैन ने सबा से पूछा। जब तुमने विक्टर से लड़ाई की थी तो मुझे उससे स्पष्ट रूप से परिचित ऊर्जा विकिरण महसूस हुआ था। परिचित? माइकल ने चर्मपत्र पर चित्र बनाना बंद कर दिया और वेडोरा को सीधे देखने के लिए मेज पर रख दिया। हाँ, विक्टर द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा स्टॉर्मविले पर्वत क्रिस्टल के समान है। सबा की बातें सुनकर माइकल ने अपने सिस्टम स्टोरेज से स्टॉर्मविले पर्वत क्रिस्टल निकाला। क्या होगा अगर स्टॉर्मविले पर्वत में सो रहे हाइड्रा और पिशाचों के बीच कोई संबंध हो? कैन ने पूछा। मुझे भी यही लग रहा है भूत, अयाग ने अपना मुंह खोला। वह हाइड्रा ही कारण है कि कोई भी दक्षिणी महाद्वीप में आग ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम नहीं है। फिर ये पिशाच बिना किसी समस्या के मंत्र और बकवास का उपयोग कैसे कर सकते हैं? क्या होगा अगर ये पिशाच हाइड्रा द्वारा बनाए गए थे? माइकल इस संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं कर सकता था कि पिशाचों का हाइड्रा के साथ किसी तरह का संबंध है। वास्तव में उसके मन में भी यह सवाल था। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि उसने विक्टर को स्टॉर्मविले पर्वत पर लाने की हिम्मत नहीं की। वह पहले से ही उन क्रिस्टल का खनन करके खुद को जोखिम में डाल रहा था जहां हाइड्रा सो रहा था। अगर वह हाइड्रा अपनी नींद से बाहर आना चाहता था तो उसे नहीं लगता था कि वह या इस दुनिया में कोई भी उसके रास्ते में खड़ा हो सकता है। हमने पीटन का मुकदमा देखा। चीजें वैसी ही हुई जैसा हमने अनुमान लगाया था। माइकल ने अयाग की ओर सिर हिलाया। हमें अब उसे घोस्ट में बदलना होगा, कैन ने कहा। सिस्टम अपग्रेड पूरा हो गया है। वर्तमान सिस्टम स्तर 5.0। सिस्टम ने उनकी बातचीत को बाधित करते हुए उसके दिमाग में आवाज़ लगाई। होस्ट के पास अब 20 अधीनस्थ हो सकते हैं। माइकल सिस्टम द्वारा अधिक अधीनस्थों को वहन करने का इंतजार कर रहा था। अब वह डैनियल के साथ साथ पीटन को भी अपना अधीनस्थ बना सकता था। पीटन की बात करें तो वह अब से किसी भी दिन लोकेशन पर आ सकती है। सबा ने कहा। पीटन से मिलने से पहले मुझे अभी भी कुछ जवाब मिले हैं विक्टर। वेदोरा ने उसके हाथ में कई जड़ी बूटियां और अजीब सी दिखने वाली वस्तुएं देखीं। इन कीमिया सामग्री को बाहर निकालने के बाद माइकल ने अंधेरे लपटों को बुलाया और एक एक करके सामग्री को लौ में फेंक दिया। आप क्या बना रहे हैं? अयाग ने पूछा। सामान्य सत्य निकालने वाली गोलियां विक्टर पर काम नहीं कर रही हैं, इसलिए मैं अपनी खुद की बना रहा हूं। यह आश्चर्यजनक है। अगर हम अपने खुद के औषधि और गोलियां बना सकते हैं जो हमारे दुश्मनों को सच्चाई और रहस्य उगलवाती हैं, तो हम हमेशा उनसे 2 कदम आगे रह सकते हैं। सबा ने केवल माइकल को अपना सिर हिलाते हुए देखा। दुर्भाग्य से ऐसी कोई गोलियां और औषधि नहीं हैं जो लोगों को किसी तरह के दुष्प्रभाव या प्रतिबंध के बिना अपने रहस्य बताने के लिए मजबूर कर सकें। आप जो बना रहे हैं उसके बारे में क्या? इसका किस तरह का दुष्प्रभाव है? अयाग ने पूछा। कोई बड़ी बात नहीं, वह बस कुछ घंटों के बाद मर जाएगा। अध्याय 486 पीटन की वफादारी की कीमत। बेतुका, पिशाच सिर्फ एक मिथक हैं पीटन, संरक्षक कप्तान जेरार्ड ने मेज पटक दी। विक्टर के पीछे भेजी गई टीम के क्षत विक्षत और खून से लथपथ शवों को आप कैसे समझाएंगे? पीटन ने पूछा। वह जेरार्ड के प्रति विनम्र और सम्मानजनक होने के बिंदु से बहुत आगे निकल चुकी थी। मुझे मत बताओ कि वे सिर्फ एक मिथक हैं। उन्होंने मुझे हफ्तों तक प्रताड़ित किया, उन्होंने मुझे चूसा जबकि संरक्षक सबरीना की तलाश में व्यस्त थे, जो संरक्षक भी नहीं है। तिरियाना का चेहरा लाल हो गया। पीटन की अपनी गलती के लिए उन्हें दोषी ठहराने की हिम्मत ने उसका खून खौला दिया। एक लड़की जिसे तुमने भर्ती किया जबकि तुम्हें पता था कि वह संरक्षक नहीं है, जेरार्ड ने अपनी आवाज़ उठाई। हम सभी जानते हैं कि अगर वह नूह की बहन नहीं होती तो हम अभी यह सुनवाई नहीं कर रहे होते। किसी कारण से पीटन ने जानाली को यह बताने नहीं दिया कि सबरीना को भर्ती करने का विचार उसका था। तुमने कहा था कि पिशाच तुम्हें चूसते हैं, है न? अपने हाथ को ऊपर उठाकर तनुलिया ने हॉल में व्यवस्था ला दी। जब उसने पीटन की आंखों में देखा तो बाकी लोगों ने अपना मुंह बंद कर लिया। पेयटन ने अल्फा संरक्षक के सवाल के जवाब में सिर हिलाया। पेयटन की ओर प्रकाश की एक चमकदार किरण भेजी। पेयटन का दिमाग खाली हो गया और उसे यह महसूस करने में 1 सेकंड लगा कि वह नग्न थी। बाकी लोग दंग रह गए।
उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि तनुलिया पीटन को नंगा कर देगी। कोई काटने का निशान नहीं। तनुलिया ने अपना सिर झुकाया जबकि पीटन अपने हाथों से उसके गुप्तांगों और छाती को छिपा रहा था। वह इतनी क्रोधित थी कि उसके आंसू बांध से फूटने वाली बाढ़ की तरह बहने लगे। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। वह चीखना और पागल हो जाना चाहती थी। यहाँ तक कि जब पिशाचों ने उसे नंगा किया तब भी उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे संरक्षकों द्वारा शर्मिंदा किया जाएगा। अल्फा गार्जियन को रोकें। जानाली ये देखकर ट्रेल से नहीं जा सकी कि वे उसके सबसे अच्छे दोस्त को शर्मिंदा कर रहे हैं। उसने अपनी कलाई हिलाई क्योंकि उसके हाथ में लबादों का एक सेट दिखाई दिया। उसने लबादे पीटन पर फेंके जिसका इस्तेमाल उसने अपने शरीर को ढकने के लिए किया था। उसने एक उपचार औषधि ली इसलिए उसके शरीर पर कोई निशान नहीं है। मैं उस कीमियागर को यहाँ चाहता हूँ जिसने औषधि बनाई थी। हम 3 दिन बाद परीक्षण जारी रखेंगे। इस बीच गार्जियन कैप्टन जानाली पीटन की जिम्मेदारियां संभालेंगे। बढ़िया, अब आपको उनके महल में जाना होगा। अयाग ने अपनी आंखें घुमाईं जब उन्होंने देखा कि कैसे दर्पणों में परीक्षण समाप्त हुआ। माइकल सिंहासन पर अपनी मुट्ठी पर अपना सिर टिकाए बैठा था। कोरी। माइकल ने अपने समुद्री डाकू सरदार अधीनस्थ कोरी के साथ संबंध स्थापित किया। सभी दर्पण एक पल के लिए टिमटिमाए, फिर कोरी का चेहरा दिखा। वह मोमबत्तियों से जगमगाते कमरे में खड़ी थी जहां वेदोरा ने कमरे के चारों ओर ढेर सारे नक्शे और बक्से देखे। माय लॉर्ड, कोरी ने जब आईने में डार्क लॉर्ड को देखा तो वह घुटनों के बल बैठ गई। उठो पायरेट लॉर्ड। कोरी अपने पैरों पर खड़ी हो गई। मैं चाहती हूं कि तुम मावेन के समुद्र में एमिटी नामक व्यापारी जहाज की तलाश करो और उन्हें 4 दिनों तक रोके रखो, लेकिन उन पर सवार मत होना। अगर वे हम पर गोली चलाते हैं तो क्या मुझे जवाबी गोली चलाने की अनुमति है? कोरी ने पूछा। हाँ, लेकिन उन्हें मत डुबो। मेरे लक्ष्य के लिए कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति जहाज पर है। इसे पूरा हुआ मेरे लॉर्ड। माइकल ने कनेक्शन बंद कर दिया क्योंकि वेदोरा ने अपनी निगाहें माइकल की ओर घुमाईं। उस जहाज पर कौन है? अयाग ने पूछा। सबरीना, विंस्टन और एक बड़ा पिशाच। माइकल ने वेदोरा को आश्चर्यचकित कर दिया। विक्टर ने तुम्हें बताया? सबा ने पूछा और माइकल ने सिर हिलाया। वे सबरीना को चाबी खोजने के लिए ले जा रहे हैं। माइकल को नहीं पता था कि यह चाबी क्या खोलने वाली थी। विक्टर से उसे बस इतना पता चला कि चाबी पिशाचों के लिए बहुत बड़ी बात थी। जहां तक इस बात का सवाल है कि यह चाबी क्या खोलने वाली थी, विक्टर को कुछ भी नहीं पता था। चूंकि पिशाचों को चाबी खोजने में बहुत मुश्किल लग रही थी, इसलिए माइकल चाबी और उससे जुड़ी हर चीज़ के बारे में और जानना चाहता था। विक्टर के अनुसार सबरीना ही एकमात्र ऐसी थी जो चाबी खोज सकती थी। इसलिए उन्होंने उसका जीवन समाप्त करने या उसे पिशाच में बदलने के बजाय उसे जीवित रखा। जब वह चाबी पालेगी तो यह एक अलग परिदृश्य होगा। सबसे अच्छी स्थिति में वे उसे मार देंगे। सबसे खराब स्थिति में सबरीना को पिशाचों के लिए एक जीवित रक्त की थैली में बदल दिया जाएगा जिसका वे अनंत काल तक आनंद लेंगे। केवल तभी जब उसे पता हो कि सबरीना उसकी छोटी बहन है। अब जब उसने कोरी को अपना अगला आदेश जारी किया, सिस्टम को अपग्रेड किया और विक्टर से वह सब कुछ प्राप्त किया जो वह कर सकता था, तो उसके लिए पेटेन का इंतजार करने का समय आ गया था। परीक्षण समाप्त हुए 6 घंटे हो चुके थे। माइकल अब से किसी भी क्षण पेटेन उससे मिलने का फैसला कर सकता था। वर्तमान में वह उसे रोते हुए और अपने कमरे में सब कुछ तोड़ते हुए देख सकता था। वह एक गड़बड़ थी और उसे इस तरह देखकर उसे उस पर दया आ रही थी। तुम विक्टर के साथ क्या करने जा रहे हो? अयाग ने पूछा। तभी माइकल ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपना मुखौटा हटाते हुए देखा। शैतानी मुस्कान समय के साथ और भी चौड़ी होती गई क्योंकि वह अपने दिमाग में बनाई गई योजना से खुश था। अब तक वह हमेशा अभिभावकों के खिलाफ रक्षात्मक था। पहली बार उसने आक्रामक होने के लिए गियर बदलने का फैसला किया। मैं विक्टर को पीटन को सौंपने जा रहा हूं। जब उसने कहा कि पिशाच मौजूद हैं तो उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। अगर वह विक्टर को उनके पास ले आए और उसकी खून की प्यास को छोड़ दिया तो वे इसे अस्वीकार नहीं कर सकते। उसने अपने हाथ में एक पन्ना हरा गोला निकालने के लिए 1 सेकंड के लिए रुक गया। यह एक बेहतर ग्रेड रिकॉर्डिंग क्रिस्टल था। कई महीने पहले पीटर ने माइकल के साथ अपनी लड़ाई को रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्डिंग ओब का इस्तेमाल किया था। ये काफ़ी महंगा था लेकिन ये कीमत के लायक था। उनके पास उसे गार्जियन कैप्टन या उससे भी ऊंचे पद पर पदोन्नति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा जिसकी वह हकदार है। हाँ, समझ में आता है। अयाग ने सिर हिलाया। जाहिर है गार्जियन अपने अस्तित्व को गुप्त रखने की कोशिश करेंगे। माइकल ने गोला हवा में उछाला और उसे पकड़ लिया। लेकिन मैं सब कुछ रिकॉर्ड करने जा रहा हूं और सब कुछ 2 जगहों पर भेजने जा रहा हूं। हमें बताओ कहाँ? सबा ने उत्साह से पूछा, अपनी जिज्ञासा को रोक पाने में असफल। सबसे पहले रॉयल न्यूज़ पत्रकार नादिया हॉल के पास। अगला स्थान पवित्र चर्च है। माइकल ने लॉर्ड इन्फॉर्मेशन से जो किताब खरीदी थी उसके अनुसार पवित्र चर्च और गार्जियन गिल्ड के बीच का रिश्ता बहुत ही खराब था। पुजारी गार्जियन से नफरत करते थे और इसके विपरीत
पिशाचों के अस्तित्व को उजागर करने से उनका सबसे घातक हथियार नष्ट हो जाता, गोपनीयता। दूसरी ओर, पिशाचों के अस्तित्व को छिपाने के गार्जियन के इरादे को उजागर करके उसने गार्जियन के बीच अराजकता पैदा करने की योजना बनाई, क्योंकि इससे गार्जियन पर बहुत अधिक राजनीतिक दबाव पड़ेगा, जिससे उसे पकड़ने की उनकी योजना में बाधा आएगी। एक पत्थर दो आम, यही माइकल की योजना थी। यह कोई विस्तृत और जटिल योजना नहीं थी। माइकल हमेशा जटिल योजना बनाने के बजाय सरलतम योजना के लिए जाता था। उसका मानना था कि योजना जितनी कम जटिल होगी उतना ही बेहतर होगा। वह विंस्टन परिवार को एक गुमनाम नोट भेजता कि पिशाचों के पास सबरीना है, लेकिन अगर उसने ऐसा किया होता तो रोवेना इसमें शामिल होती। स्काईहॉल के सभी संसाधनों के साथ खोज। चाहे कुछ भी हो, उसे पिशाचों या स्काईहॉल से पहले चाबी मिलनी ही चाहिए। माइकल को अभी भी नहीं पता था कि नूह के पास पहले से ही एक चाबी थी और वह वर्तमान में मेजरोथ संस्थापकों द्वारा गड़े गए तीरों की तलाश कर रहा था। रात का समय एकदम काले रंग की फुसफुसाहट के साथ आया, जो सितारों की एक सुकून देने वाली कोरस में बदल गया। एलोन महाद्वीप के किनारे पर जहां क्रिस्टल महासागर शुरू होता है, पीटन डार्क लॉर्ड का इंतजार कर रही थी। उसके पैर बाएं और दाएं घूम रहे थे और उसका मन भी उसके सामने समुद्र की तरह बेचैन था। चाहे उसने ये समझने की कितनी भी कोशिश की कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया, वह अपने मन को शांत करने का कोई तरीका नहीं निकाल पाए। उसे लगा कि अभिभावकों ने उसके साथ विश्वासघात किया है और उस भावना ने अभिभावकों के लिए उसके मन में जो कुछ भी था उसे नष्ट कर दिया। अब उसके पास अभिभावक संघ के लिए केवल शुद्ध घृणा थी। उसकी घृणा का केंद्र कोई और नहीं बल्कि नूह विंस्टन था। जब से वह उसके जीवन में आया, उसने जो कुछ भी काम किया था वह उसके हाथ से निकल गया। उसकी घृणा ने उसे इस हद तक धकेल दिया कि वह अपनी आत्मा शैतान को बेचने के लिए तैयार थी, अगर वह नूह के साथ संघ को भी टुकड़ों में बिखरते हुए देख सकती थी। जब वह आगे पीछे घूम रही थी तो उसने देखा कि आसपास का इलाका और भी अंधेरा होता जा रहा है। सहज ही उसने आसमान की ओर देखा और देखा कि डार्क लॉर्ड किनारे पर उतर रहा है और उसके साथ एक आदमी है जिसका सिर एक बोरी से ढका हुआ है। 3 सिर वाला प्राणी आराम से उसके कंधे पर बैठा हुआ था। पूर्णिमा और आकाश में लाखों सितारों के बावजूद समुद्र तट पर अंधेरा छा गया, मानो उन सभी ने अपनी रोशनी खो दी हो। मुझे लगता है कि तुमने संरक्षकों का असली चेहरा देखा है, पीटन, माइकल ने उस पल पूछा जब उसके पैर रेत पर पड़े। हाँ, मैंने देखा, पीटन ने अपने दांत पीसते हुए उत्तर दिया। उसकी आंखों में जलते हुए क्रोध को देखकर उसे खुशी हुई। वह उस क्रोध को संरक्षकों के खिलाफ एक हथियार में बदल सकता था। क्या तुम उन्हें नष्ट करने जा रहे हो? पीटन ने पूछा। दुनिया को संरक्षकों की जरूरत है पीटन, बस इस भ्रष्ट गिल्ड की नहीं। मैं तुम्हारी मदद से उन्हें सुधारने जा रहा हूँ। सुधार से माइकल का मतलब था अभिभावकों को अपने अधीनस्थों में बदलना। वह अपने भरोसेमंद अधीनस्थों को गिल्ड पर शासन करने देगा और ऐसा करके वह अपने अधीन गिल्ड को अपने अधीन कर लेगा। अगर पीटन ने उसकी अच्छी तरह से सेवा की तो वह गिल्ड को अपने लिए रख सकती थी। स्काईहॉल के बारे में जानने से पहले उसने सोचा कि अभिभावक उसके दुश्मन हैं और उन्हें नष्ट करने की योजना बनाई। चूंकि ऐसा नहीं था, क्योंकि असली दुश्मन स्काईहॉल के रूप में सामने आया था, इसलिए माइकल जानता था कि महान 8 कुलों को वश में करना उन्हें नष्ट करने से बेहतर विकल्प होगा। तुम्हारी वफादारी गलत थी पीटन, अब तुम ये जानते हो, अन्यथा तुम यहाँ नहीं होते, सबा ने कहा। मैं उस कुतिया को मरवाना चाहता हूँ, यही मेरी कीमत है डार्क लॉर्ड। अगर तुम मुझे उसका सिर लाकर दे सकते हो तो मेरी आत्मा तुम्हारी है। उसके शब्दों ने माइकल को एक पल के लिए चौंका दिया। वह जानता था कि वह अल्फा अभिभावकों से नफरत करती है। उसने नहीं सोचा था कि उसकी नफरत उसे इस हद तक धकेल देगी कि वह तनुलिया को मरवाना चाहेगी। पीटन की वफादारी उसकी योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण थी। केवल उसके साथ वह अंदर से अभिभावकों को नष्ट कर सकता था, क्योंकि खुद को मारे बिना गिल्ड को खत्म करने का यही एकमात्र तरीका था। वह अभी भी इतना मजबूत नहीं था कि गिल्ड के खिलाफ खुलकर जा सके। उसने मेरे जहाज पर हमला करके निर्दोष लोगों को मार डाला। अब समय आ गया है कि वह अपना कर्ज चुकाए, अपनी जान देकर। हालांकि तनुलिया की हत्या करना जोखिम भरा और मुश्किल था, लेकिन नंबर 1 हिटमैन के लिए यह निश्चित रूप से असंभव नहीं था। उसने विक्टर को पीटन की ओर लात मारी। उसे गिल्ड में ले आओ और साबित करो कि संरक्षक पिशाच मौजूद हैं। ये तुम्हें दोषमुक्त कर देगा और तुम्हें वह पदोन्नति मिलेगी जिसके तुम हकदार हो। ये कहते हुए वह धीरे धीरे आसमान की ओर बढ़ा। 2 सप्ताह में मुझसे यहाँ मिलो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। उसने अंधेरे में गायब होने से पहले ये शब्द कहे। पीटन से किए गए अपने वादे के साथ हंटर गार्डियंस के अल्फा गार्जियन तनुलिया वेलेरेन की हत्या की तैयारी शुरू हो गई। अध्याय 487 यास्मीन विंस्टन। अगले दिन माइकल पूरे सनराइज संप्रदाय में सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर ध्यान कर रहा था। सूरज क्षितिज पर खिल रहा था। सूर्य की किरणों की सुनहरी पंखुड़ियां गहरे नीले रंग में बाहर की ओर फैल रही थीं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए माइकल ने सुबह की ताज़ी हवा में सांस ली और अपने आसपास पक्षियों की चहचहाहट सुनी। उसने सिस्टम को इच्छा से सिस्टम स्टोरेज से 2 काली तलवारें निकालीं।
तलवारें सुनहरी सूर्य की किरणों को प्रतिबिंबित कर रही थीं। चिकनी सतह को देखकर कोई भी बता सकता था कि वे बहुत तेज थीं। फिर भी माइकल ने सिस्टम स्टोर से खरीदे गए शार्पनिंग स्टोन पर ब्लेड को रगड़कर उनकी तीक्ष्णता बढ़ा दी। मेरे प्रभु, अगर मैं आपको कुछ सुझाव दे सकता हूँ। अजाजल माइकल के बगल में दिखाई दिया। आगे बढ़ो, तुम्हें राज्याभिषेक समारोह जल्दी ही खत्म कर लेना चाहिए। तुम्हारे लोगों को अपने राजा से मिलने की ज़रूरत है। अजाजल सही था, क्योंकि राजा बनने के बाद से वह ब्रैडफोर्ड कभी नहीं गया था। क्लेयर और बुजुर्गों ने सब कुछ संभाल लिया। माइकल को राजा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी वह कम से कम राज्य और अपने महल का दौरा तो कर ही सकता था। इसके अलावा उसे अपनी सेना और कमांडर से मिलने की ज़रूरत थी। मैं उनसे मिलूंगा। माइकल खड़ा हुआ और उसने अपनी काली पूरी आस्तीन वाली शर्ट और लंबा काला कोट पहन लिया। लेकिन पहले मुझे एक सगाई की पार्टी में शामिल होना है। माइकल ने तलवारें हवा में फेंकी और वे सीधे उसकी पीठ पर म्यान में जा गिरी, जिससे एक एक्स बन गया। माइकल पहाड़ छोड़ने के लिए तैयार हो गया जब उसने देखा कि रिकी उसकी ओर उड़ रहा है। अजाजल की आकृति तेजी से हवा में गायब हो गई, इससे पहले कि रिकी उसे देख पाता। मास्टर घोस्ट, आपकी गाड़ी तैयार है। जैसे ही रिकी उसके सामने उतरा, उसने झुककर माइकल को सूचित किया। गाड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। माइकल की मौजूदा पोशाक को देखकर रिकी के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। कुछ ने रिकी को बताया कि घोस्ट राजकुमारी को अपना आशीर्वाद देने की योजना नहीं बना रहा था, अन्यथा वह अपनी युद्ध पोशाक में नहीं होता। क्या आपने कभी असली लड़ाई लड़ी है, रिकी? माइकल ने अपने सामरिक उंगलियों रहित दस्ताने को समायोजित करते हुए पूछा। इन दस्ताने ने उसे तलवारों को कसकर पकड़ने में मदद की, जिससे उसकी तलवार की महारत 1% तक बढ़ गई। माइकल ने पहाड़ की चोटी को अपने निजी प्रशिक्षण क्षेत्र में बदलने की योजना बनाई, लेकिन वह उन सभी प्रशिक्षण उपकरणों के ब्लूप्रिंट बनाने में बहुत व्यस्त था जिनकी उसे ज़रूरत थी। अभी के लिए उसने बस अपनी बाहों को 1-2 बार गोल गोल घुमाया और रिकी के पास जाने से पहले अपनी गर्दन और अंगुलियों को चिपकाया। सिर्फ एक बार, मास्टर घोस्ट। रिकी ने माइकल के सवाल का जवाब दिया। मुझे इसके बारे में बताओ। माइकल ने रिकी के कंधे पर हाथ रखा और पूछा। अच्छा, एक बार जब डैनियल और मैं गेट की रखवाली कर रहे थे, तो शिकारियों का एक समूह एक विशाल भूरे भालू द्वारा पीछा करते हुए हमारे पास आया। क्या तुमने उसे मार दिया? रिकी ने शर्मिंदगी से अपनी गर्दन के पीछे खुजलाया। नहीं, वह भाग गया। लेकिन मुझे ये देने से पहले नहीं। रिकी ने अपनी शर्ट का कॉलर थोड़ा नीचे खींचा ताकि माइकल को उसकी कॉलर बोन पर गहरा निशान दिखाई दे। मुझे अपना सवाल फिर से कहने दो। क्या तुमने कभी किसी इंसान से लड़ाई की है? रिकी ने अपना सिर हिलाया। ऐसा ही सोचा था। बात करते करते वे पहाड़ के किनारे पहुंच गए। अगले ही पल माइकल पलटा और नीचे गिर गया। हु, माइकल एक छोटे बच्चे की तरह चिल्लाया जो मुक्त रूप से गिर रहा था। ब्रेडिया राज्य उत्सव के मूड में था। राज्य के सबसे अंधेरे कोनों में भी खुशी महसूस की जा सकती थी। राजा ब्रेडिया ने अपनी बेटी की एंड्रूज विंस्टन से सगाई का जश्न मनाने के लिए मुफ्त भोजन, प्रत्येक परिवार के लिए 20 सोने के सिक्के और सबसे महत्वपूर्ण बात, 2% की स्थायी कर कटौती की घोषणा की। लोग महल के आसपास उमड़ पड़े। वे सभी राजकुमारी और राजकुमार के प्रकट होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उत्सव की जीवंतता, नाचते हुए ड्रैगन की ऊर्जा और सुबह के आसमान को कलात्मक कैनवास बनाने वाली आतिशबाजी का सभी ने आनंद लिया। नागरिकों ने अपने चेहरे रंग कर, बैनर लेकर, साथी नागरिकों को भोजन देकर और राजा और राजकुमारी की सराहना करते हुए नारे लगाकर अपनी खुशी दिखाए। ब्रेडिया के महल में 4 ठोस, गोल मीनारें थीं जो सभी से ऊपर थीं और छोटे पुलों से जुड़ी हुई थीं। महल की दीवारें हल्के भूरे रंग के पत्थर से बनी थीं। महल का निर्माण करने वाले इंजीनियरों ने दीवारों के चारों ओर पतली पतली परिष्कृत खिड़कियां लगाईं, जो तीरंदाजों और तोपखाने के लिए सममितीय क्रेनेलेशन के साथ साथ एकदम सही समरूपता में थीं। असली खूबसूरती आसपास के बगीचे और महल के चारों ओर बहने वाली क्रिस्टल ब्लू धारा से आती थी। नागरिकों को महल में बाढ़ आने से रोकने के लिए लकड़ी का पुल बनाया गया था। सगाई के बाद ही राजा ब्रेडिया दुल्हन को नीचे उतारते थे ताकि लोग अपनी राजकुमारी और राजकुमार को देखने के लिए महल के मैदान में प्रवेश कर सकें। चूंकि महल की ओर जाने वाली सड़कें खुशमिजाज नागरिकों से भरी हुई थीं, इसलिए रईस और मेहमान छत के रास्ते महल में घुसे और सीधे सिंहासन कक्ष में उतरे। सिंहासन कक्ष को साधारण अंगीठी से सजाया गया था, जो 8 चूना पत्थर के स्तंभों में से प्रत्येक के एक तरफ लटकी हुई थी, जो सिंहासन कक्ष के अधिकांश हिस्से को रोशन करती थी और राजसी झूमरों के साथ इस हॉल में गर्मी बिखेरती थी। सीढ़ीदार छत पर आकाश में एक साम्राज्य के चित्र टिमटिमाती रोशनी में नाच रहे थे, जबकि नक्काशीदार छवियां और मूर्तियां इस भव्य हॉल के मेपल फ्लोर पर नीचे देख रही थीं। रईस लोग फर्श पर खड़े थे, जिस पर मूंगा रंग का गलीचा बिछा हुआ था, जो सिंहासन से नीचे की ओर फैला हुआ था और पूरे हॉल को घेरने के लिए अलग हो गया था, जबकि दीवारों पर चमकीले मुकुटों के साथ मिलते जुलते बैनर सजे हुए थे। प्रत्येक बैनर के बीच मोमबत्तियों से ढका एक मंदिर जैसा आभूषण रखा हुआ था।
उनमें से कुछ को जलाया गया है और बदले में उनके नीचे राजकुमारी कैथरीन और एंड्रूज विंस्टन के कलात्मक चित्रण को रोशन किया गया है। बैनरों के समान कोरल रंग की पर्दियां खिड़कियों को छिपा रही थीं, जबकि चमकीले कोनों और फैंसी लटकनों ने पर्दों को सजाया हुआ था। एक शानदार ओक का सिंहासन एक ऊंचे मंच के ऊपर बैठा था और राजसी परिवार के सदस्यों के लिए 5 कुछ हद तक सादे दिखने वाली सीटें सिंहासन के साथ थीं। महामहिम ने इस बार वास्तव में खुद को मात दे दी। ये जगह बहुत खूबसूरत लग रही है। महामहिम ने शराब कहाँ से खरीदी? ये स्वादिष्ट है। मैंने सुना है कि महामहिम ने महारानी आरा के किसी करीबी को भी आमंत्रित किया था। क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, मुझे लगा कि एलोन महाद्वीप के केवल राजा और रानियां ही समारोह में शामिल होंगे। मुझे नहीं लगता कि राजा मैक्सिम या राजा पोटेस आएंगे। ऑर्केस्ट्रा समूह द्वारा बजाए गए संगीत पर धीमी गति से नृत्य करते हुए रईस गपशप कर रहे थे। महल के मैदान पर लगातार गश्त और निगरानी करने वाले सैनिकों की बदौलत सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। आप देर से आए हैं। इस समय एक महिला जो एक चमकदार सुनहरे कपड़े में सजी हुई थी, कुछ पुरुषों के साथ महल में प्रवेश करती है। महल में आने वाली महिला इमेल्डा थी और उसका स्वागत करने वाली नतालिया थी, एंड्रूज की माँ। सब कहाँ हैं? नतालिया ने अपने सुनहरे बालों को घबराहट से हिलाते हुए पूछा। एथन अभी भी युद्ध के मैदान में है। डायना ने कहा कि वह कल सुबह यहाँ आएगी, इमेल्डा ने कहा। बच्चों का क्या? वे कहाँ हैं? मुझे लगता है कि साबी अभी भी एकांतवास में है। हमें रोवेना और नोआ से एक नोट मिला है। वे डायना के साथ यहाँ होंगे। नतालिया ने राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने सबरीना के बारे में सोचा तो उसकी मुस्कान कम हो गई। क्या साबी बस एक ब्रेक लेकर यहाँ नहीं आ सकती? इमेल्डा ने अपना सिर हिलाया। आप साबी के बारे में जानते हैं, वह कोर फॉर्मेशन चरण तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। वह शादी को मिस नहीं करेगी, मैं आपको गारंटी देती हूँ। इमेल्डा जानती थी कि नतालिया सबरीना से कितना प्यार करती थी। वह परिवार में सबसे छोटी थी, इसलिए हर कोई उससे बहुत प्यार करता था। नतीजतन नतालिया को तब झटका लगा जब उसने सुना कि सबरीना समारोह में नहीं आएगी। हालांकि उसने जो सुना उससे वह तुरंत खुश हो गई। क्या तुम जानती हो कि आज कौन आ रहा है? यास्मीन। नतालिया का चेहरा तुरंत चमक उठा, जैसे कोई उस पर टॉर्च की रोशनी डाल रहा हो। सच में? नतालिया खुशी से उछल पड़ी। वह बहुत उत्साहित थी। हाँ, वास्तव में वह यहाँ आने वाली है, इमेल्डा ने चमकते हुए मुस्कुराया। यास्मीन विंस्टन एथन का भतीजा था। कई साल पहले वह अपने कौशल को निखारने के लिए अवोर गई थी। ऐसा कोई संप्रदाय नहीं था जिसने उसे अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित न किया हो, लेकिन उसने उन सभी को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसका मानना था कि वास्तविक अनुभव प्राप्त करना किसी संप्रदाय में सीखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यास्मीन एथन के छोटे भाई कैडेन का गौरव थी। जैकोब ने जो किया उसके बाद कैडेन एथन की आंखों में नहीं देख सकता था। वह सबरीना और डायना की हत्या करने की अपने बेटे की साजिश से शर्मिंदा था। अगर यास्मीन वहां होती तो वह खुद अपने भाई का सिर काट देती। मैं इस खास दिन को कैसे मिस कर सकती हूँ, आंटी? नतालिया ने एक आकर्षक आवाज़ सुनी जब उसने यास्मीन को आसमान से उतरते हुए देखा। लड़की ने गोल हेलमेट और फेसेगार्ड के साथ कवच पहना हुआ था। माथे के क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक चमड़े का आभूषण टुकड़ा शेर के मुंह के आकार का था। कंधे अंडाकार, छोटे और काफी बड़े थे, जो पीछे से आगे की ओर पंक्तिबद्ध 3 बड़े घुमावदार लकड़ी के स्पाइक से सजाए गए थे। उसने अपना हेलमेट उतार दिया और अपना बेहतरीन चेहरा और चीनी मिट्टी की त्वचा दिखाई देने लगी। हॉल में मौजूद हर एक युवा ने युद्ध कवच में काले बालों वाली लड़की की ओर अपनी निगाहें घुमाईं। वह किसी भी तरह से देश की सबसे खूबसूरत लड़की नहीं थी। हालांकि उसने जो शालीनता और आभा बिखेरी, वह एलोन के सबसे शक्तिशाली लोगों से भी बेहतर थी। जिस चीज ने सभी का ध्यान खींचा वह था उसका कवच, जो चमड़े और धातु की कई ऊर्ध्वाधर परतों से बना था, जो ड्रैगन के तराजू की नकल करता था। उसके शरीर में एक भी ऐसा स्थान नहीं था जो कवच से ढका न हो। यास्मीन, दोनों महिलाएं उस पर झपट पड़ीं और जब उसके पैर जमीन पर पड़े तो उन्होंने उसे कसकर गले लगा लिया। ओह, मुझे तुम दोनों की बहुत याद आई। यास्मीन ने उन्हें वापस गले लगाया। बहुत तंग। इमेल्डा ने यास्मीन की पीठ थपथपाई, मुश्किल से उसे एहसास दिलाया कि उसका आलिंगन उन्हें कुचल रहा था। माफ करना, यास्मीन ने जल्दी से उन्हें जाने दिया। उसे अपने चेहरे पर थप्पड़ मारना पड़ा क्योंकि वह भूल गई थी कि वह कितनी मजबूत थी और उसकी चाची कितनी कमज़ोर थीं। मेरे चचेरे भाई कहाँ हैं? मुझे मत बताना कि वे मेरे लिए घर वापसी की पार्टी की योजना नहीं बना रहे हैं। बच्चा, क्या तुम अपना कवच नहीं उतार सकते थे? क्या तुमने यही सीखा है कल्पित बौनों से? इमेल्डा ने यास्मीन के कान को चंचलता से मरोड़ा। हाँ, वे मुझे बहुत अच्छे शिष्टाचार सिखा रहे हैं, यास्मीन ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। मुझे मेरी भावी राजकुमार चाचियों से मिलवाओ। यास्मीन ने एक हाथ नतालिया के गले में और दूसरा इमेल्डा के गले में डाला। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे क्या सोचेंगे, न ही नतालिया और इमेल्डा को।
जब वे बोल रहे थे, घोस्ट उस जोड़े को एक ऐसा उपहार देने जा रहा था जिसे कोई भी आने वाले सालों तक नहीं भूलेगा। अध्याय 488 दिलों में ईश्वर का भय पैदा करना। डिंग डिंग डिंग। सफ़ेद कोट सूट में एक आदमी ने चांदी के चम्मच से अपने वाइन ग्लास को खटखटाया और गपशप तुरंत शांत हो गई। उनकी चुप्पी के बाद यास्मीन ने अपनी नज़र राजा ब्रेडिया के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर रहे तेजस्वी जोड़े की ओर घुमाई। ब्रेडिया के राजकुमार और राजकुमारी के अलावा और कौन इतना तेजस्वी हो सकता है? यह एंड्रू विंस्टन और कैथरीन ब्रेडिया थे। एंड्रू सूट में कमाल का दिख रहा था और बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसने एक साफ शर्ट पहनी थी और बोटाई को सहारा देने के लिए इसे पूरी तरह से बटन किया था। शर्ट के ऊपर उसने 6 बटनों वाली एक ठाठ बनियान पहनी थी। इसमें एक गहरी वी लाइन थी जिससे बनियान जैकेट की वी लाइन के साथ पूरी तरह से मेल खाती थी। जैकेट उसे दस्ताने की तरह फिट हो रही थी, एक सिलवाया हुआ दस्ताना। इसमें रस्सी के आकार का जटिल पैटर्न था जो इसे स्टाइलिश और सुंदर बना रहा था। उनकी डबल ब्रेस्टेड जैकेट के सभी बटन बंद थे, सिवाय एक बटन के जो क्लासी लुक के लिए एक चंचल स्पर्श था। उन्होंने पैंट पहनी हुई थी जो जैकेट की शैली की नकल करती थी, रंग और पैटर्न दोनों में, और उनके ब्रॉग ऑक्सफोर्ड जूतों के साथ एक आदर्श संयोजन बनाती थी। इन सब के अलावा उन्होंने एक परिष्कृत बेल्ट पहनी हुई थी जिसके साथ टाई क्लिप और कफलिंग थे। एंड्रूज के अलावा कैथरीन नश्वर लोगों के बीच एक देवी की तरह लग रही थी। चमचमाती पोशाक उसके कंधों को आधे से ढक रही थी, जो एक खूबसूरत ज्वेल नेकलाइन में बह रही थी। यह एक टाइट फिट थी जो पोशाक को एक आरामदायक लेकिन सुंदर लुक दे रही थी, जबकि उसकी बाहें पूरी तरह से खुली हुई थीं। यह एक अच्छी बात थी क्योंकि उसकी रेशमी त्वचा ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे ढका जाना चाहिए। पोशाक की कमर पतली थी, लेकिन यह एक आरामदायक फिट थी। कैथरीन के चारों ओर एक धनुष लपेटा गया था और उसकी पीठ के निचले हिस्से पर धीरे से टिका हुआ था। कमर के नीचे पोशाक उसके चारों ओर अच्छी तरह से फिट थी और एक सीधी शैली थी। पोशाक उसके टखनों के ठीक ऊपर तक पहुंचती थी और किनारों पर थोड़ी लंबी थी। उसने 30 स्ट्रैप्स पहने हुए थे जो पोशाक के साथ साथ चल रहे थे। इन सब से ऊपर उसने एक अलंकृत हार और बड़े बड़े जड़ाऊ झुमके पहने थे। जोड़े ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा, जबकि राजा एक तरफ चमकते चेहरे के साथ खड़ा था। उस पल उसे पूरी दुनिया में सबसे खुश आदमी जैसा महसूस हुआ। उसकी छोटी लड़की बड़ी हो गई थी और जल्द ही एक महिला बन जाएगी। महामहिम, आपकी शाही महारानी, आपकी शाही महारानी। रईसों ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। इसके तुरंत बाद एंड्रूज ने अपनी माँ और चाची के साथ भीड़ में यास्मीन को देखा। एक पल के लिए उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एंड्रूज के चेहरे पर भाव देखकर कैथरीन उसे उसके परिवार के पास ले गई। यास्मीन, एंड्रूज कान से कान तक मुस्कुराया। नमस्ते राजकुमार, यहाँ आओ। यास्मीन ने उसे कसकर गले लगाया। कैथरीन, यह मेरी चचेरी बहन यास्मीन है। एंड्रूज ने यास्मीन को कैथरीन से मिलवाया। मैं तुम्हें कैसे संबोधित करूं? राजकुमारी, आपकी शाही महारानी। कैथरीन या कैथी, राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए यास्मीन को गले लगाया। जल्द ही दोनों लड़कियां बात करने लगीं और यास्मीन के कारनामों ने कैथरीन को तुरंत आकर्षित कर लिया। समारोह में बहुत उत्साह था। सभी नाच रहे थे, शराब पी रहे थे और एक दूसरे से खुशियां मना रहे थे, जब तक कि एक सैनिक दौड़ता हुआ राजा के पास नहीं आ गया। महाराज, सैनिक ने भारी सांस लेते हुए पीला चेहरा लिए कहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देखा हो। चूंकि राजा नतालिया और एमेल्डा से बात कर रहा था, इसलिए वह विंस्टन के करीब खड़ा था। इस प्रकार यास्मीन सहित विंस्टन ने अपनी कहानियां रोक दी और अपनी नज़र सैनिक की ओर घुमाई। क्या राजा सैनिक से नाराज था? इसलिए उसने अपने आदमियों से 3 दिनों तक उसे परेशान न करने के लिए कहा। कुछ क्षणों के लिए सैनिक अनिच्छुक दिखाई दिया। फिर वह आगे बढ़ा और राजा की ओर झुका। यास्मीन और सभी ने देखा कि सैनिक ने उसे कैसे देखा। सैनिक ने राजा ब्रेडिया से कुछ फुसफुसाया। जैसे ही सैनिक ने फुसफुसाना समाप्त किया, राजा ब्रेडिया के चेहरे का सारा रंग उड़ गया। ब्रेडिया के चेहरे पर अचानक आए बदलाव को देखकर कैथरीन की मुस्कान गायब हो गई। पिताजी, क्या हुआ? उसने कमजोर आवाज में पूछा। कुछ नहीं, राजा ब्रेडिया ने सबसे बनावटी मुस्कान दिखाए। लेकिन सच कहूं तो उसका दिमाग खाली हो गया। फिर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसने आवेग और गुस्से में जो कुछ किया था, उसके परिणाम आने वाले थे। वह कांप उठा। कैथी, आगे बढ़ो, मैं वापस आऊंगा। धमाका। जैसे ही राजा आगे बढ़ने वाला था, एक सैनिक छत से गिर गया। एक कुलीन महिला चिल्लाई, सैनिक की बेजान आंखों को देखकर जो उसे घूर रही थी। ऑर्केस्ट्रा के खिलाड़ियों ने बजाना बंद कर दिया। नतीजतन जीवंत समारोह शांत हो गया। थप। कुछ सेकंड बाद एक और सैनिक जमीन पर गिरा, पिछले वाले से बस कुछ इंच की दूरी पर। थप। फिर एक और। थप। एक और। थप। एक के बाद एक सैनिक छत के प्रवेश द्वार से नीचे गिरे, जिससे सभी भयभीत हो गए। यास्मीन की युद्ध की प्रवृत्ति जागृत हो गई जब वह कैथरीन और उसकी चाचियों के सामने आई, उन्हें अपने शरीर से ढकते हुए।
गिरे हुए सैनिकों से खून बह रहा था और जल्द ही वे अपने ही खून के तालाब में पड़े थे। शाही संरक्षक कहाँ हैं? यास्मीन ने हॉल में बाकी लोगों के विपरीत स्थिति के बावजूद शांत रही। वे शाही रक्षक हैं, एंड्रूज ने हकलाते हुए कहा। टूर्नामेंट में जो कुछ हुआ उसके बाद राजा ब्रेडिया और विंस्टन परिवार ने शाही रक्षकों को मजबूत करने के लिए संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा खर्च किया। इसके अलावा उन्होंने राजा और राजकुमारी की हर समय रक्षा करने के लिए कुछ स्तर 10 कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेज योद्धाओं को भी काम पर रखा। उन्होंने शाही रक्षकों की देखरेख के लिए एक सोल रिफाइनिंग स्टेज जादूगर को काम पर रखा। सैनिकों की लाशें हॉल में तब तक बरसती रहीं जब तक कि वे शवों का एक ढेर नहीं बन गईं। वे कितने मजबूत थे? यास्मीन ने अपेक्षाकृत शांत आवाज में पूछा। कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेज स्तर 10। यास्मीन ने एंड्रूज की बात सुनकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वह कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेज 6 पर थी, जो कि एल्फ द्वारा उसे दिए गए सभी पोषण और गोलियों की बदौलत था। सच कहें तो यास्मीन कुछ लेवल 10 कोर स्ट्रेंथनिंग रॉयल गार्ड से एक साथ लड़ सकती थी और उन्हें आसानी से हरा सकती थी। हालांकि वह जानती थी कि उनमें से 20 को मारना चुनौतीपूर्ण होगा। इस प्रकार यह उसके लिए स्पष्ट था कि जिसने भी उन्हें मारा वह रॉयल गार्ड्स या उन्हें मारने वाले समूह से कहीं अधिक शक्तिशाली था। शवों को करीब से देखने पर उसने उनकी त्वचा में हरापन देखा। उन्हें जहर दिया गया था, यास्मीन ने अपनी सांसों में बुदबुदाया। जैसे ही उसे एहसास हुआ, उन्होंने एक काले कपड़े पहने युवक को छत के प्रवेश द्वार से उतरते देखा। तुरंत यास्मीन के हाथों में एक क्रॉसबो प्रकट हुआ और उसने उस युवक पर निशाना साधा। यास्मीन को छोड़कर विंस्टन ने युवक को पहचान लिया। मास्टर घोस्ट ने अपना अभिवादन भेजा है, राजा ब्रेडिया, युवक ने राजा ब्रेडिया पर हंसते हुए कहा। जिस क्षण राजा ब्रेडिया और कैथरीन ने घोस्ट नाम सुना, वे कांप उठे। उनके दिलों में भारी भय और सदमे ने जकड़ लिया। तुमने उन्हें मार डाला। एंड्रूज ने अपना धैर्य खो दिया और वह जमीन पर पैर पटकने लगा। वह गुस्से में कांप रहा था। आज उसके जीवन का एक खास दिन था। वह कभी नहीं चाहता था कि कोई भी व्यक्ति या चीज इसे बर्बाद करे। हॉल में हर कोई रिकी को देख रहा था। भले ही शाही रक्षक अब नहीं थे, राजधानी में तैनात सैनिक छत के प्रवेश द्वार से हॉल में घुस आए। रिकी और राजा ब्रेडिया को घेर लिया। मेरी सगाई का तोहफा कैसा है, राजा ब्रेडिया? हॉल में एक और शांत आवाज गूंजी। उन्होंने रिकी को मुस्कुराते हुए देखा। सबसे पहले मुड़ने वाला राजा ब्रेडिया था। जैसे ही वह मुड़ा, फिर से वह चौंक गया। एक एक करके हॉल में मौजूद हर कोई राजा ब्रेडिया के सिंहासन पर किसी और को बैठा हुआ देखने के लिए मुड़ा। भूत! यास्मीन ने हॉल में कई बार सांसें रोके जाने की आवाज सुनी। उसने देखा कि एंड्रूज अवचेतन रूप से पीछे हट रहा है और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया जबकि उसका शरीर कांप रहा था। दूसरी ओर राजा ब्रेडिया के चेहरे पर पसीने की बूंदें फूट पड़ीं। यहाँ तक कि सैनिक भी अपवाद नहीं थे, क्योंकि वे सभी राजा ब्रेडिया की तरह दिख रहे थे, पसीने से लथपथ और पीले। वह कौन है? ये सवाल तुरंत उसके दिमाग में आया। यास्मीन ने देखा कि वह सिंहासन पर इत्मीनान से बैठा था जबकि उसके हाथों में काली तलवारों से खून बह रहा था। यास्मीन ने उसे अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। उसने पूरी तरह से काले कपड़े पहने थे, बिल्कुल नूह की तरह सुंदर, लेकिन नूह के विपरीत वह ठंडा दिख रहा था। उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि वह कैसे या कब हॉल में आया। हर कोई इतना भयभीत था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके पैरों के नीचे क्या था। यास्मीन उन कुछ लोगों में से एक थी जिसने इसे देखा और पहचाना। सर्जियो, राजा ब्रेडिया ने चुप्पी तोड़ते हुए एक नाम बोला। यह उसका नाम था। ओह! अगले ही पल उसने अपने पैरों के नीचे काली वस्तु को लात मारी। ये राजा ब्रेडिया की ओर लुढ़का और राजा के पैरों पर एक भयानक धमाके के साथ लगा। आह! तुरंत कैथरीन ने एक छोटी सी चीख निकाली, क्योंकि वह वस्तु उनके कार्मिक गार्ड सर्जियो का सिर था। जबकि हर कोई भयभीत था, उसने ऑर्केस्ट्रा पर अपनी तलवार उठाई। कुछ खुशनुमा बजाओ, वाद्ययंत्रों पर खून के छींटे पड़े, जिससे ऑर्केस्ट्रा टीम की रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। मैंने तुम्हें क्या बताया ब्रेडिया? माइकल ने पूछा। उसने अपनी आवाज में हत्या के इरादे को छिपाने की जहमत नहीं उठाई। अगर घूरने से जान जा सकती तो ब्रेडिया कई बार मर चुका होता। एक क्या तुम ब्रेडिया हकलाया। उसके चारों ओर कई सैनिक होने के बावजूद वह बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि घोस्ट हॉल में सभी का नरसंहार कर सकता है। ऑर्केस्ट्रा टीम ने कुछ हर्षोल्लासपूर्ण बजाया, जिसमें गहरे स्वर का मिश्रण था, जिससे दृश्य को एक सिनेमाई आकर्षण मिला। क्या तुम बिल्ली ने तुम्हारी जीभ पकड़ ली? माइकल ने सिंहासन से उठते हुए ब्रेडिया का मजाक उड़ाया। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कैथरीन की आंखों से आंसू बह निकले। घोस्ट, ये बहुत ज्यादा है। मजबूत होने का मतलब यह नहीं है कि आप कमजोरों को धमकाएं, एंड्रूज ने ठंडे स्वर में कहा। ये बात अपने ससुर से कहो। एंड्रूज उसके जवाब से दंग रह गया, और जब उसने ब्रेडिया की ओर देखा तो उसने देखा कि राजा अपना मुंह खोल रहा था और बंद कर रहा था, सही शब्द खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था। वे नहीं जानते, है न? मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारे बीच क्या हुआ।
तुम इस आयोजन को बर्बाद नहीं कर रहे हो। यास्मीन ने आगे बढ़कर माइकल और विंस्टन को आश्चर्यचकित कर दिया। यास्मीन। इमेल्डा ने यास्मीन को पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। विंस्टन की एक और प्रतिभाशाली लड़की, विशिष्ट, माइकल ने सोचा। उन्हें उम्मीद थी कि अभिभावक किसी तरह हस्तक्षेप करेंगे। हालांकि अभिभावक खुद को माइकल द्वारा उन पर फेंके गए प्यार दुष्वप्न से बचाने की कोशिश में व्यस्त थे। यास्मीन, कृपया नीचे रहो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, इमेल्डा ने यास्मीन से विनती की। वह जानती थी कि घोस्ट क्या करने में सक्षम था, वह वास्तव में क्या करने में सक्षम था। अगर उसने उन्हें मारने का फैसला किया तो उसे रोकने वाला कोई नहीं था। माइकल भी यह जानता था। यही कारण था कि उसने वास्तविक समारोह की तारीख के बजाय आज का दिन चुना, क्योंकि प्रमुख अतिथि कल ही आएंगे। उस समय कोई इतना मजबूत हो सकता था कि वह माइकल से लड़ सके। उदाहरण के लिए रोवेना या नूह। लेकिन आज उसे रोकने वाला कोई नहीं था। अध्याय 489 राजा ब्रेडिया को अंतिम चेतावनी। माइकल यास्मीन के साधना स्तर को देख सकता था। हालांकि उसे अपने परिवार के बाकी सदस्यों की तरह ही स्वर्ग विरोधी प्रतिभा माना जाता था, फिर भी वह माइकल से कहीं कमज़ोर थी। इसलिए उसे उससे कोई परेशानी नहीं थी। लाइटनिंग डैश, माइकल ने जादू किया। अगले ही पल यास्मीन ने बिजली का एक बोल्ट उसके पास से गुजरता हुआ देखा। पिता। जब कैथरीन चिल्लाई तो सभी को एहसास हुआ कि राजा ब्रेडिया जहां खड़े थे वहां से गायब हो गए थे। बाम। माइकल ने राजा ब्रेडिया को उसकी गर्दन से पकड़कर सिंहासन पर पटक दिया। पिता। महाराज। सैनिक और राजा ब्रेडिया का परिवार उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा और चिल्लाया। यास्मीन ने सबसे पहले माइकल पर क्रॉसबो बोल्ट चलाया। वूश। बोल्ट हवा में गोली की तरह उछला, लेकिन माइकल ने उसे आसानी से पकड़ लिया। यास्मीन उसके रिफ्लेक्स से चौंक गई। जैसे ही वह अपने क्रॉसबो में एक और बोल्ट मारने वाली थी, रिंग ऑफ फायर, माइकल ने एक और जादू किया और एक झुलसाने वाली गर्म लौ ने उन्हें घेर लिया। आग की अंगूठी के करीब खड़े कुछ सैनिक दर्द से चीखते हुए पीछे हट गए। नहीं, कैथरीन चिल्लाई। उसने देखा कि घोस्ट उसके पिता को चित्रे की गुड़िया की तरह सिंहासन पर पटक रहा है। उसे चोट मत पहुंचाओ। उसने आग में भागने की कोशिश की, लेकिन एंड्रूज ने उसे कमर से पकड़ लिया। फिर भी वह अपने पिता तक पहुंचने के लिए छटपटाती और झटके खाती रही। कैथरीन को रोते हुए देखकर यास्मीन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी बाहें ऊपर उठाईं। तुरंत ही सभी ने हवा की तेज आवाज़ सुनी। हॉल में सब कुछ कांप उठा। यास्मीन खेल नहीं रही थी। वह सीधे अपने शस्त्रागार में सबसे शक्तिशाली मंत्र का इस्तेमाल करने लगी। हालांकि उसे माइकल ने रोक दिया। 3 इंच। जब उसने उसे सुना तो उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं। सुनिश्चित करें कि मैं अपनी तलवार 3 इंच नीचे करने से पहले मंत्र मुझ तक पहुंच जाए। कौन से 3 इंच? उसके शब्द सुनकर सभी ने आश्चर्य व्यक्त किया, लेकिन उन्हें जल्द ही अपना जवाब मिल गया जब माइकल ने राजा ब्रेडिया के सीने में चाकू भोंक दिया। उसने तलवार को धीरे धीरे आगे बढ़ाया ताकि राजा ब्रेडिया को हर दर्द महसूस हो। राजा ब्रेडिया ने गुर्राहट के साथ कहा, जब घाव से खून टपक रहा था, जिससे फर कोट के नीचे पहनी उसकी सफ़ेद शर्ट लाल हो गई। नहीं, कैथरीन की चीख हॉल में गूंज उठी। भूत, रुको। इमेल्डा अब भूत को बेचारी लड़की को प्रताड़ित करते नहीं देख सकती थी। वह गुस्से में कांपती हुई आगे बढ़ी। तुम्हारे आदमियों ने एक आदमी को गिरफ्तार किया जब वह अपने परिवार की विरासत बेचने के बाद सीमा पार कर गया था। इमेल्डा को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए माइकल ने ब्रेडिया से बात की। उसने अपनी आवाज़ को और भी बढ़ा दिया, आकेनजी, इसलिए सभी ने उसे जोर से और साफ सुना। क्या आप जानते हैं कि उस आदमी के साथ क्या हुआ? राजा ब्रेडिया माइकल को जवाब देने के बजाय गुर्राता रहा। धमाका। माइकल ने ब्रेडिया को इतनी जोर से मुक्का मारा कि राजा ब्रेडिया को खून और उसका ज्ञान दांत खांसने लगा। उसे जेल में आपके सैनिकों ने पीट पीट कर मार डाला। क्यों? क्योंकि आपने अपने आदमियों को कर बढ़ाने और रिवर टाउन के नागरिकों को परेशान करने का आदेश दिया था। यास्मीन ने भौहें सिकोड़ी। उसने पहले ही जादू करना बंद कर दिया था, लेकिन अब वह चीज़ों के दूसरे पहलू को देखने लगी। मैंने तुम्हें क्या बताया था? धमाका। उसने राजा ब्रेडिया को फिर से मुक्का मारा। मैंने तुम्हें क्या बताया था? जब माइकल ब्रेडिया को धमका रहा था, तब सैनिकों ने आग की अंगूठी को बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल करने की कोशिश की। लेकिन दुर्भाग्य से, हालांकि आग लाल थी, लेकिन उसमें काली लपटें थीं। इसलिए वे चाहे जितना भी पानी डालें, आग नहीं बुझा पाए। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे रास्ते से दूर रहो, है ना? माइकल ने ब्रेडिया के पैरों पर चाकू से वार किया, उसे सिंहासन पर कील ठोंक दिया। पिताजी, कैथरीन चिल्लाती रही, लेकिन माइकल ने उसकी परवाह नहीं की। यह मानते हुए कि रिकी ने अपना काम कर दिया था, वह किसी के बंधक बनने से पहले ही छत के रास्ते सिंहासन कक्ष से बाहर निकल गया। क्या तुम मेरे रास्ते से दूर रहे? नहीं, तुमने व्यापारियों से ब्रैडफोर्ड आना बंद करने को कहा। धमाका। माइकल ने राजा ब्रेडिया को कॉलर से पकड़ा और उसे मुक्का मारा। तुमने अपने सैनिकों को मेरे लोगों को परेशान करने का आदेश दिया,
राजा ब्रेडिया को जबड़े पर एक और मुक्का लगा। तुमने मेरे लोगों की नौकरी, उनकी आजीविका और उनकी सुरक्षा का जोखिम उठाया। माइकल ने ब्रेडिया को सिर पर मुक्का मारा, जिससे राजा की नाक टूट गई, जिससे एक कर्कश आवाज निकली, क्या यह मेरे रास्ते से दूर रहने जैसा लग रहा है? जादूगर पहले ही सिंहासन कक्ष में भाग गए। यदि आप अपने महामहिम का सिर उनके कंधे से अलग करना चाहते हैं तो एक जादू करें। उसके ठंडे शब्दों को सुनने के बाद जादूगरों ने जादू करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वे केवल वहां खड़े होकर देख सकते थे कि घोस्ट उनके राजा को यातना दे रहा है। रुको, कृपया रुको, एंड्रूज और कैथरीन ने उस पर चिल्लाया, लेकिन माइकल ने फिर से उसे अनदेखा कर दिया। उसकी बात सुनने के बाद यास्मीन को पता चला कि राजा ब्रेडिया पूरी तरह से निर्दोष नहीं था। हालांकि उसे अपने चचेरे भाई और नए बने दोस्त को रोते हुए देखना अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसे राजा ब्रेडिया को बचाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसे लग रहा था कि अगर वह ब्रेडिया को मारना चाहता तो अब तक मार चुका होता, लेकिन इसके बजाय वह एक उदाहरण स्थापित कर रहा था। उसने सभी को साबित कर दिया कि अगर वे उसके साथ खिलवाड़ करते हैं तो वह राजा को भी मार सकता है। इसके अलावा वह राजा ब्रेडिया को उसके ही सिंहासन पर यातना देकर सैकड़ों संभावित शत्रुओं को हटा रहा था। वह जो कर रहा था वह परम प्रभुत्व का प्रदर्शन था। क्या यह ऐसा लगता है कि मेरे रास्ते से बाहर रहना चाहता है? जब भी वह कोई शब्द बोलता, वह ब्रेडिया का सिर सिंहासन पर पटक देता। डिंग, होस्ट को सफलतापूर्वक बदमाश बनने के लिए बधाई। इनाम है 2000 बदमाश अंक। डिंग, होस्ट को सफलतापूर्वक बदमाश बनने के लिए बधाई। इनाम है 500 बदमाश अंक। डिंग, होस्ट को सफलतापूर्वक बदमाश बनने के लिए बधाई। इनाम है 1500 बदमाश अंक। अल्पविराम डॉट। सिस्टम के उसके सिर में बजने के साथ बदमाश अंक तेजी से बढ़ गए। माइकल ने अधिसूचना ध्वनियों को अनदेखा किया और ब्रेडिया पर अपना गुस्सा निकालने पर ध्यान केंद्रित किया, जिसने उसे लाखों सोने के सिक्के दिए। ये सब किस लिए? मूर्खतापूर्ण बदला। मैं गर्भवती हूँ, कैथरीन ने जितनी जोर से हो सके चिल्लाया। जैसे ही माइकल ने उसे सुना, उसने राजा ब्रेडिया के सिर को सिंहासन पर पटकना बंद कर दिया। कैथी, एंड्रू और सभी ने कैथरीन की ओर देखा, जो घुटनों के बल बैठ गई। अगर तुम उसे जीवित रहने दोगी तो मैं अपने बच्चे की कसम खाती हूँ कि हम तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करेंगे। कैथरीन ने अपना पेट पकड़ा और माइकल से विनती की। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अब तुमने मुझे राक्षस जैसा बना दिया है। माइकल ने राजा पर झपट्टा मारा। उस बच्चे ने तुम्हें बहुत पीड़ा से बचाया है, बूढ़े आदमी। माइकल ने ब्रेडिया की छाती से तलवार निकाली। जैसे ही उसने ऐसा किया, घाव से गर्म खून बहने लगा। तुम्हें पता है, अगर मैं तुम्हें खत्म करना चाहता तो मैं सेना नहीं जुटाता, युद्ध नहीं करता, तंबू में नहीं बैठता और उम्मीद नहीं करता कि मेरा पक्ष जीत जाए। मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम जहां भी हो या तुम कितने भी सुरक्षित हो, कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। अगर मैं तुम्हें मरना चाहता हूं तो तुम मर जाओगे, बस इतना ही। जिसने भी उसकी बातें सुनी वे उससे सहमत थे। वह अचानक कहीं से प्रकट हुआ, बिना किसी अलार्म के शाही रक्षकों को मार डाला और राजा को उसके सिंहासन पर यातनाएं दीं। वे जानते थे कि अगर वह चाहता तो ब्रेडिया को कई बार मार सकता था और कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। इसे अपनी अंतिम चेतावनी समझो। मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय दे रहा हूं। तुमने जो कुछ भी किया है उसे वापस करो। एंड्रूज ने कैथरीन को कसकर गले लगाते हुए आह भरी। अगर तुम कुछ भी मजाक करने की कोशिश करोगी तो बस इतना जान लो कि कई बच्चे अपनी माँ राजा ब्रेडिया के साथ गर्भ में ही मर जाते हैं। माइकल ने अपने पैर से दूसरी तलवार निकालने से पहले ब्रेडिया से फुसफुसाया। धीरे धीरे आग बुझ गई, लेकिन उनके दिलों में डर नहीं था। उनमें से हर एक को भूत से पहले से कहीं ज्यादा डर था। किसी ने नहीं सुना कि उसने राजा ब्रेडिया से आखिर में क्या कहा, लेकिन यास्मीन ने ब्रेडिया के चेहरे पर उसके खून से सने चेहरे पर आए बदलाव को देखा। वह बता सकती थी कि भूत ने जो कुछ भी उससे कहा उससे राजा ब्रेडिया डर गया। रईसों ने तुरंत पीछे हटकर भूत के लिए रास्ता बनाया। उन्होंने उसके रास्ते में खड़े होने की हिम्मत नहीं की। यास्मीन ने ठंडे स्वर में कहा, तुम रात को कैसे सोते हो? एक बच्चे की तरह छत के प्रवेश द्वार की ओर चढ़ने से पहले उसने यास्मीन को देखकर मुस्कुराया। फिर वह सिंहासन कक्ष से गायब हो गया, सुनहरी रोशनी का एक निशान छोड़ते हुए। अगले दिन पूरा एलोन महाद्वीप आग में था। अराजकता। ओलिविया हेड्स में नाश्ता करने के लिए रिवर टाउन की सड़कों पर चल रही थी जब उसने लोगों को आपस में घबराते हुए बड़बड़ाते देखा। आश्चर्यजनक रूप से सड़कों पर पेपर बॉयज की लंबी लाइन लगी हुई थी। दूसरे राज्यों में अनाथ और गरीब बच्चे गुलामों की मजदूरी पर अखबार छापने का काम करते थे। हालांकि ब्रेडफोर्ड में उन्हें अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए अच्छे सिक्के दिए जाते थे। क्लेयर इतनी दयालु थी कि उसने सभी अनाथों और गरीबों को संप्रदाय में शामिल कर लिया और उन्हें मुफ्त खेती की पेशकश की। उसकी दयालुता के कारण ब्रेडफोर्ड पहला ऐसा राज्य बन गया जहां कोई भी स्ट्रीट यूरिन नहीं था। चूंकि माइकल खुद एक अनाथ था, इसलिए उसने अपनी आय का एक हिस्सा अनाथों की भलाई के लिए दान कर दिया।
लेकिन केवल क्लेयर को ही उसके दान के बारे में पता था। नई जाति की खोज की गई है, पिशाच या खून चूसने वाले। एक सोने के सिक्के के बदले रॉयल न्यूज़ की एक प्रति प्राप्त करें। गार्जियन कैप्टन पीटन ने पहले पिशाच को पकड़ा। घिनौना गार्जियन गिल्ड, वे लोगों से और क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। पवित्र चर्च गार्जियन गिल्ड की निंदा करता है। राजा भूत बनाम राजा ब्रेडिया। राजकुमारी कैथरीन गर्भवती है। युवा लड़के और लड़कियां सड़कों पर चल रहे लोगों पर चिल्ला रहे थे। मुझे एक प्रति दो। ओलिविया एक भूरे बालों वाली लड़की के पास गई जो बक्सों के ढेर पर खड़ी थी और एक अखबार पकड़े हुए थी। लेडी ओलिविया, युवा लड़की ने ओलिविया को एक बड़ी मुस्कान के साथ बधाई दी। ओलिविया को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लड़की उसे उसके नाम से संबोधित कर रही थी। ओलिविया ने एक सोने का सिक्का निकाला और उसे लड़की की ओर बढ़ाया। यह आपके लिए मुफ्त है लेडी ओलिविया, समाचार का आनंद लें। लड़की ने अखबार ओलिविया को थमा दिया लेकिन सिक्का लेने से इनकार करते हुए अपना सिर हिला दिया। तो इसे टिप के रूप में लें। युवा लड़की ने मना नहीं किया और उसने कान से कान तक मुस्कराते हुए सिक्का उसके हाथ से ले लिया। ओलिविया ब्रैडफोर्ड में मिलने वाली मुफ्त चीज़ों और विशेष व्यवहार से अनजान नहीं थी। वह जहां भी जाती कोई न कोई हमेशा उससे दोस्ती करने की कोशिश करता ताकि वे घोस्ट के करीब आ सकें। घोस्ट की शिष्या के रूप में उसकी स्थिति ने अरागोथ में शिक्षक के रूप में उसकी स्थिति को दबा दिया। आप बहुत दयालु हैं मेरी महिला, लड़की ने झुककर कहा। हाँ, ओलिविया ने हंसते हुए हेड्स की ओर चल दी ताकि वह स्वादिष्ट नाश्ते का आनंद लेते हुए शांति से अखबार पढ़ सके। ये देखते हुए कि उसे आज रात अल्केमिस्ट प्रतियोगिता के लिए ओज़ के लिए निकलना था, वह अपने शिक्षक घोस्ट के साथ जाने से पहले एक आखिरी बार रेलेन के स्वादिष्ट खाना पकाने का आनंद लेना चाहती थी। अध्याय 490 ओज़ महाद्वीप पर पहुंचना। शांत समुद्र में पूर्णिमा के साथ तारों से भरे आकाश की रोशनी में एक 2 मस्तूल वाला जहाज चल रहा था। वर्तमान में एक युवक और एक युवती किनारे पर झुके हुए शांति और एकांत का आनंद ले रहे थे। वे कोई और नहीं बल्कि माइकल और ओलिविया थे जो ओज़ महाद्वीप की ओर जा रहे थे। ये ले लो, ये तुम्हें कम स्थिर औषधियों को संग्रहित करने में मदद करेगा और तुम्हारे द्वारा अंदर रखी गई औषधियां खराब नहीं होंगी। अपनी कलाई के एक झटके से माइकल ने अपने स्पेस रिंग से 50 न्यूट शीशियों वाला एक टोकरा निकाला। ओलिविया अचानक मिले उपहार से सुखद आश्चर्यचकित थी। क्या ये वही न्यूट शीशियां हैं जिनके बारे में तुमने मुझे बताया था? उसने शीशियों को देखते हुए चमकती हुई बड़ी आंखों से उत्साह से पूछा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षक, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। शीशियों ने उसके चेहरे को चांद और आसमान के तारों से भी ज्यादा चमका दिया। उसने टोकरा अपने सीने से लगा लिया। इस मूर्खतापूर्ण प्रतियोगिता को जीतकर मुझे धन्यवाद दो। जैसे ही उसने ये कहा उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। यह मूर्खतापूर्ण नहीं है, उसने मुंह बनाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके शब्दों से नाराज हो गई हो। शांत रहो, मैं बस तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहा हूं। माइकल ने चंचलता से उसकी नाक पर चुटकी काटी। जल्द ही उसने मुंह बनाना बंद कर दिया और हंसने लगी। मैं प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा हूं, मेरे छात्र कर रहे हैं। मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था, है ना? मुझे ऐसा नहीं लगता। जो भी हो, मुझे फिर से बताओ। ओलिविया ने आह भरी। ठीक है, ये वास्तव में सरल है। 2 भाग, व्यक्तिगत प्रतियोगिता और समूह प्रतियोगिता। प्रत्येक में 3 राउंड होते हैं। पहले राउंड में प्रतिभागियों को सामग्री के 2 बैच दिए जाते हैं और सामग्री का उपयोग करके एक गोली बनाने के लिए कहा जाता है। यदि वे 2 बार असफल होते हैं तो उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। ये पता लगाना जजों का काम है कि वह गोली वास्तव में गोली है या सिर्फ सार का एक टुकड़ा है। काफी सरल लगता है। दूसरा राउंड थोड़ा मुश्किल है। प्रतिभागियों को दिए गए फॉर्मूले के अनुसार एक गोली या औषधि को परिष्कृत करना होगा। मुझे लगता है आपने अभी तक मुश्किल हिस्सा नहीं बताया है। ओलिविया ने सिर हिलाया। दिया गया फॉर्मूला पूरी तरह से सही नहीं होगा। प्रतिभागियों को गलती ढूंढनी होगी और सफल होने के लिए फॉर्मूले को सही करना होगा। फिर से, यह आसान लगता है। आपके लिए शिक्षक, आपके लिए। उसने मजाकिया अंदाज में माइकल के कंधे पर मुक्का मारा और प्रतियोगिता के बारे में बताना जारी रखा। तीसरा और अंतिम राउंड कुछ हद तक फ्रीस्टाइल है। प्रतिभागियों को सबसे अच्छी गोली या औषधि को परिष्कृत करने के लिए अपना खुद का फॉर्मूला और सामग्री लाने की जरूरत है। उच्च शुद्धता स्तर वाला सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगिता जीतता है। बस इतना ही। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको एक बेहतरीन फॉर्मूला दूं? माइकल ने पूछा। पहले तो उसे लगा कि वह मजाक कर रहा है लेकिन उसके गंभीर चेहरे को देखकर उसे पता चला कि वह गलत थी। शिक्षक, क्या आप गंभीर हैं? हाँ, हालांकि। ओलिविया ने तुरंत अपना सिर हिलाया। मैं चाहती हूं कि मेरे छात्र अपने दम पर जीतें या हारें। आपसे फॉर्मूला लेना धोखा है और मैं धोखा नहीं देना चाहती। माइकल ने कभी नहीं सोचा था कि वह एक शिक्षक के रूप में कभी गर्व महसूस करेगा, लेकिन अब जब उसने ओलिविया को सुना तो उसे गर्व हुआ। अगर उसने उसका फॉर्मूला लिया होता तो वह उसके बारे में कम नहीं सोचता। इसके बजाय फॉर्मूला को अस्वीकार करके उसने उसे गर्वित किया।
अब मुझे फिर से बताओ, हम आपके संप्रदाय में उड़ान भरने या पोर्टल का उपयोग करने के बजाय नौकायन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको प्रकृति शिक्षक के साथ कुछ बंधन की आवश्यकता है। कभी कभी आप मुझे सीधे डरा देते हैं। माइकल उसके शब्दों से हैरान था। तुम्हें डरा दिया? मैंने क्या किया? माइकल ने पूछा। उसने जल्दी से न्यूट की शीशियों को अपने स्पेस रिंग में रख लिया ताकि अगर वह अपना मन बदल ले और उन्हें वापस ले जाए तो वह बच जाए। फिर उसने अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रखा और एक सख्त मां की तरह बात की। तुमने सचमुच राजा ब्रेडिया को उसके सिंहासन पर प्रताड़ित किया। मैं यह नहीं कह रही हूं कि वह एक अच्छा आदमी है, वह वास्तव में एक बुरा कमीना है। लेकिन क्या तुम उसके प्रति नर्म नहीं हो सकती थी? वह आदमी अपनी बेटी की सगाई में था, भगवान के लिए। उसे आभारी होना चाहिए कि मैंने उसे शांति से नहीं काटा और उन टुकड़ों को भीड़ में नहीं फेंका। ओलिविया को ठंड लग रही थी। उसकी आंखों में ठंडी नज़र ने उसे बताया कि वह मजाक नहीं कर रहा था। शिक्षक, हमें आखिरी चीज़ की ज़रूरत है, मानव राज्यों के बीच युद्ध। खासकर जब छाया से एक नई, अधिक खतरनाक जाति उभरी हो। उसकी आवाज़ ने उसके दिल में डर को प्रकट किया। क्या तुम पिशाचों के बारे में बात कर रहे हो? माइकल ने पूछा, ऐसा दिखावा करते हुए कि उसे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। हाँ, क्या तुमने अखबार पढ़े हैं? वे हमारा खून चूसते हैं, जैसे जैसे वह एक पल के लिए हकलाती हुई बोली। विशाल मच्छर, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। उसके शब्दों से माइकल को पता चला कि उन्हें अभी भी पिशाचों द्वारा उत्पन्न वास्तविक खतरे का एहसास नहीं हुआ है। अन्यथा वह पिशाचों की तुलना मच्छरों से नहीं करती। अब जब पिशाचों की गोपनीयता उजागर हो गई थी तो उसे यकीन था कि वे अधिक आक्रामक और खतरनाक होंगे। मैंने सुना है कि ओज़ो महाद्वीप सभी युद्धों के कारण गड़बड़ स्थिति में है। उन्हें इसके बजाय एलोन को चुनना चाहिए था। पिशाचों और घटनाओं की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करने के बाद माइकल ने ओज़ो महाद्वीप पर टिप्पणी की। जब से वह इस दुनिया में आया है उसे कभी भी ओज़ो या अवोर जाने का मौका नहीं मिला। हालांकि कीमिया गिल्ड के निमंत्रण के कारण वह आखिरकार ओज़ो जा सका। प्रतियोगिता हमेशा ओज़ो में आयोजित की जाती रही है। यह एक तरह की परंपरा है और गिल्ड में पुराने कीमियागर उस परंपरा के बहुत सख्त हैं। वैसे ओज़ो की वर्तमान स्थिति क्या है? आपके पास कोई विचार है? माइकल ने ओज़ो के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए पूछा। ओलिविया लकड़ी के किनारे पर झुकी हुई थी, उनके सामने साफ नीले समुद्र को देख रही थी। जुलोन और सुवेन अभी भी थूसिया और इद्रिसल के साथ युद्ध में हैं, जहां हम अभी युद्ध से मुक्त रहने जा रहे हैं। पिछली बार जब मैंने अपने पिता से सुना था तो थूसिया युद्ध जीत रहा था, जो आपके लिए अच्छी बात है न गुरु? ओलिविया माइकल के थूसिया कीमिया गिल्ड का नेता बनने से रोमांचित नहीं थी। अधिकांश एलोन और ओज़ो थूसिया से नफरत करते थे क्योंकि वह दूसरे राज्यों पर युद्ध छेड़ता था और बहुत आक्रामक तरीके से विस्तार करता था। थूसिया की वजह से हजारों लोग शरणार्थी बन गए थे और अपनी आजीविका खो चुके थे। वास्तव में ब्रैडफोर्ड हर दिन सैकड़ों शरणार्थियों को स्वीकार कर रहा था। जब आप उन्हें हरा नहीं सकते तो उनके साथ जुड़ जाएं। माइकल ने कंधे उचकाए, ऐसा दिखावा करते हुए कि उसे कोई परवाह नहीं है। हालांकि वह गुस्से से जल रहा था। अगर माइकल के पास शक्ति होती तो वह पहले ही थूसिया को खत्म कर देता। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं था, इसलिए वह उनका इस्तेमाल केवल मजबूत बनने के लिए कर सकता था। ओलिविया के पास उसका कोई जवाब नहीं था। वे बातें करते रहे और सुबह होने तक समय का पता ही नहीं चला। अंत में सूरज एक फूल की तरह उगाया जिसने अपनी पंखुड़ियां दुनिया को भेंट की। नृत्य के बीच समुद्र लाल रंग की लाली और कीनू की गर्मी से भरा हुआ था। प्रबुद्ध बादलों की ओर देखते हुए अभी भी अलौकिक चमक के नीचे ओलिविया ने अद्भुत सूर्योदय को देखा और घर जैसा महसूस किया, जैसा उसने पहले कभी नहीं किया था। केवल जब सूरज क्षितिज से पूरी तरह से उगाया तब किंगडम इद्रिसल की रूपरेखा उनकी दृष्टि में धुंधली दिखाई दी। वर्तमान में माइकल ने देखा कि कई जहाज डॉक पर लंगर डाले हुए हैं, जबकि कई विभिन्न जानवरों पर सवार होकर शहर के द्वारों से गुजरे बिना सीधे शहर में उड़ गए। शिक्षक, चलो चलते हैं। ओलिविया ने पहले से ही छाती पर अल्केमिस्ट गिल्ड के प्रतीक के साथ पन्ना हरे रंग के वस्त्र पहन लिए थे। क्या ये वास्तव में आवश्यक है? माइकल ने उसके बड़े बड़े लबादों को देखते हुए पूछा, जो चलते समय जमीन को छू रहे थे। हाँ हाँ हाँ, उसने जहाज से कूदकर सूखी जमीन पर उतरने से पहले उत्साह से अपना सिर हिलाया। माइकल ने केवल ये देखा कि शहर के दरवाजों से अंदर बाहर जाने वाले ज्यादातर लोगों ने ओलिविया के जैसे ही लबादे पहने हुए थे। उसने जितने हरे लबादे देखे उससे उसे लगभग सिरदर्द हो गया। इन हरे पोशाक वाले लोगों के बीच वह अपने काले लबादों में कुछ अजीब लग रहा था। फिर भी शहर की रखवाली कर रहे धातु के कवच में सैनिकों ने उन्हें नहीं रोका क्योंकि वे पहली बार बिना कोई सिक्का दिए शहर में दाखिल हुए थे। ऑक्सशोर शहर में आपका स्वागत है, ओलिविया ने कान से कान तक मुस्कुराते हुए कहा। ऑक्सशोर शहर एक बड़े प्राकृतिक बंदरगाह के किनारे पर बना था और वास्तव में एक मध्ययुगीन महानगर था। इसकी भव्यता एक निष्क्रिय ज्वालामुखी की पृष्ठभूमि से मेल खाती थी जिसने शहर को आज जैसा आकार देने में मदद की।
माइकल दूर तक नहीं देख पा रहा था क्योंकि भीड़ उसकी दृष्टि को अवरुद्ध कर रही थी। हम चारों ओर देखेंगे। भीड़ के कारण ओलिविया को माइकल का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी आवाज़ ऊंची करनी पड़ी। माइकल को लगा जैसे वह किसी उत्सव में आया हो। ऑक्सशोर शहर ने उसे हवाई की याद दिला दी जिसके चारों ओर हरे भरे पहाड़ थे। ऑक्सशोर का कोई भी नागरिक जानता था कि इन पहाड़ियों के संसाधन बहुत महत्वपूर्ण थे। वे वास्तुशिल्प डिजाइनों में भी प्रभावशाली थे क्योंकि अधिकांश इमारतों को उनके आसपास की पहाड़ियों के आकार और तत्वों के साथ बनाया गया है। क्षितिज आलीशान ऊंची इमारतों से भरा हुआ था और दूर से भी वे अपनी सुंदरता दिखाने में कामयाब रहे। पहली बार माइकल ने सड़कों पर मनुष्यों की संख्या पर बौने, कल्पित बौने, ओर्क और जानवरों को देखा। सड़क के दोनों ओर देखे गए कई बार जातीय रेस्तरां और कॉफी हाउस ऑक्सशोर की बहुसांस्कृतिक जातीयता के स्पष्ट थे। चलो, मुझे उन हर्बल स्टोरों की जांच करने की ज़रूरत है। ओलिविया ने माइकल को उसके हाथ से खींच लिया। क्या आपको हमारे बगीचे से पर्याप्त जड़ी बूटियां नहीं मिलीं? माइकल ने उसके पीछे पीछे पूछा। पूरे एलोन में माइकल के पास सबसे बड़ा हर्बल गार्डन था। माना कि उसके पास अन्य हर्बल गार्डन की तरह विविधताओं की कमी थी, फिर भी यह जड़ी बूटियों की प्रचुरता के साथ सबसे बड़ा था। मुझे अभी भी और चाहिए। उसने पीछे हटते हुए उसे एक स्टोर में खींच लिया। उसी समय हरे रंग के कपड़े पहने एक युवक, सुनहरे कपड़े पहने एक लड़की और एक रैकून संगमरमर से बनी 2 मंजिला इमारत से बाहर निकले। युवक और युवती के बाल रेशमी भूरे रंग के थे। केवल लड़की के बाल युवक के कंधे तक के बालों से लंबे थे। वे न तो बहुत आकर्षक थे और न ही बहुत बदसूरत। इसके बजाय वे युवक के कंधे पर बैठे बात करने वाले रैकून को छोड़कर बिल्कुल सामान्य दिख रहे थे। अरे, भविष्य में चलो एक पोर्टल का उपयोग करते हैं। तुम्हारे कंधे पर बैठने से मेरी गांड में दर्द होता है। भीड़ भरी इमारत से बाहर निकलने के बाद रैकून ने ताज़ी हवा की कुछ सांसें लीं और धीरे से शाप दिया। रैकून के चेहरे पर बदसूरत भाव देखकर युवक मुस्कुराया और अपना सिर उठाया। उसकी निगाह सड़कों पर घूमी और वह प्रशंसा से आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। कोई आश्चर्य नहीं कि ऑक्सशोर ओज़र के सबसे अमीर शहरों में से एक है, युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपनी जीभ चटकाई और प्रशंसा की आवाज़ निकाली। रैकून को इन इमारतों को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय उसने अचानक पूछा, हम घर कब वापस जा रहे हैं? आधे महीने बाद युवक ने भीड़ भरी सड़कों पर कदम रखते हुए कहा, चलो पहले नीलामी घर में चलते हैं जिसे हमने पहले देखा था। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिनकी हमें ज़रूरत है। उसके बाद हम अल्केमिस्ट गिल्ड की यात्रा करेंगे। युवक ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, उन बूढ़े लोगों को सभी प्रकार की अलग अलग कीमती जड़ी बूटियाँ और सामग्री इकट्ठा करना पसंद है। हो सकता है कि हमें मेरे लिए नाश्ते के लिए कुछ स्वादिष्ट मिल जाए। मैं बहुत भूखा हूँ।